सोचो 235 रुपए से आप 40 करोड़ का एम्पायर बना दिए और बैंक को यूज किया। तो देखो बैंक को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, आपका सिबिल बढ़िया होना चाहिए। देखो लोग वेट करते रह जाते हैं कि यार मेरे को कैपिटल मिल जाए, कोई इन्वेस्टर आ जाए, कोई पैसा दे जाए, और यहाँ पर 235 रुपए तो होंगे यार, सबके पास ही होंगे, है ना। लोग स्टार्ट विद इन्वेस्टर मनी, ग्रो करते हैं कस्टमर मनी से और एंड हो जाते हैं जीरो पे। पीएमजे ने हमको अगले 1 साल के अंदर अंदर 15 करोड़ का बिजनेस दिया। वाओ, 15 करोड़ का। कोई जान पहचान नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई अंडल बंडलबाजी नहीं कि किसी के अप्रोच से पहुंचे, कुछ नहीं। रियल रॉ घुसे, एंटर किया, धंधा बताया, कन्विक्शन जताई, वापस आए। उसने हम पे ट्रस्ट किया। पहला प्रोजेक्ट दिया जयनगर बेंगलोर। पूरे इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक ब्रांड कैटल इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने जूलर एसोसिएशन के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है। और सारे जूलर्स लगभग इंडिया में कोई ऐसा जूलर नहीं होगा जिसका काम ब्रांड कैटल ने ना कर रहा हो। और आज वो कितना कमा पा रहे हैं अब मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो सोचो कि उसकी सैलरी थी 60,000 रुपए, दूसरे वाले की सैलरी थी 40,000 रुपए, दोनों मिलकर लाख रुपए महीना कमा रहे थे। आज की रेट में पिछले 1 साल की टर्नओवर उन्होंने 2 करोड़ की करी है हमारे साथ, सिर्फ इलेक्ट्रिकल और सोचो फर्नीचर का काम करते। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को जिंदगी में ना एमबीए करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है एक बार आदमी रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो के साथ काम कर ले, अपने आप ही आपकी एमबीए हो जाएगी। आपको पहले खुद पे काम करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं हम गुच्ची के साथ काम भी कर लें और हमें खुद को इंप्रूवमेंट ना करनी पड़े। और फर्स्ट प्रोजेक्ट में ही हमारे को नियर अबाउट 30 मार्जिन बचा। एम्प्लॉय कभी अमीर नहीं बन सकता, एम्प्लॉय कभी व्यापार नहीं कर सकता। ये सारी चीजें तो आपने सुनी होंगी। जब से आप नौकरी कर रहे हो आपको यही बताया गया भाई नौकरी में ही रहना है, जिंदगी यही काटनी है, ताकि आगे जाके आप एक सुकून की जिंदगी, सुकून की रिटायरमेंट ले सको। पर एक चीज याद रखना, आपकी जो नौकरी की उम्र होती है वो होती है 21-22 साल से लेकर करीबन 60 साल तक, यानी 40 साल आप किसी और के लिए काम करते हो। अगर इन्हीं 40 साल में कुछ साल किसी और के लिए काम करके अगर आप कुछ सीख जाओ और अपने लिए एक व्यापार बना पाओ, तो आप अपने लाइफ में वेल्दी भी बनेंगे और इंडिपेंडेंट भी बनेंगे। और यही किया है आज के मेरे गेस्ट ने। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं विकास झा से, जो है फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रांड कैटल के। ये एक साधारण एम्प्लॉय थे, एक इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी में काम करते थे, पर इनमें एक जज्बा था। वहां पे भी ये P&L को मैनेज करते थे एज अ सेल्स पर्सन। इन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी और 2020 के कोविड में जब लोग पलायन कर रहे थे, एनसीआर छोड़ के वापस बिहार जा रहे थे, तो इन्होंने एक मिशन बना लिया कि भाई अब से मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। और आज 5 साल के अंदर इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जो इंडिया के टॉप ब्रांड्स और ग्लोबल टॉप ब्रांड्स को सर्विस करती है और उनके लिए इंटीरियर और फिट आउट का काम करती है। इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 साल के अंदर 40 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। जल्द अपना आईपीओ लेके आने वाले हैं। गुच्ची, मार्क्स एंड स्पेंसर, मालाबार जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं। आज विकास जी मेरे साथ इस बोर्ड पे खड़े होके आपको सिखाएंगे कि एक एम्प्लॉय से व्यापारी कैसे बना जाता है, और इसी व्यापार को अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी, आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी ब्रांड कैटल के साथ किसी फॉर्म में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, उसको भर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, आप ब्रांड कैटल के साथ जुड़ सकते हैं, आप यहां पे काम भी कर सकते हैं, आप इनके पार्टनर भी बन सकते हैं, इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, फॉर्म में है, डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म में भर दीजिए और टीम आप तक रीच आउट करेगी। पर अभी पेपर पेन लेके बैठिए, क्योंकि ये कोई मैसिव एडिटिंग नहीं हो रही। यहां पे रॉ आपको सिखाया जाएगा कि कैसे एक एम्प्लॉय ने एक 40 करोड़ का बिजनेस 5 साल के अंदर क्रिएट किया, और विजन ये है कि हजारों करोड़ का बिजनेस बनाना है और आईपीओ लेके आना है। तो इंट्रोड्यूस करता हूं मैं आपको विकास झा, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रांड कैटल। विकास भाई, थैंक यू सो मच बिजनेस बाय संजय पे आने के लिए और आपके ऑफिस में बुलाने के लिए। आज आपके ऑफिस में है और मैं आपके पहले बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपका, क्योंकि मैं आपको पर्सनली बहुत टाइम से जाता हूं। जी। और बताया मैंने लोगों को कि इस तरीके से आपने एक एम्प्लॉयमेंट की जर्नी से एक बिजनेसमैन की, एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी तय की। तो बिफोर वी मूव टू द बिजनेस, क्योंकि आज आपको यहाँ पे इनको बिजनेस सिखाना है, एकदम अपनी सारी बिजनेस की पोल खोलनी है। करेक्ट, ठीक है, सच्चे तरीके से खोलनी है, बिल्कुल, ताकि आज देखता हुआ जो हमारा व्यूअर है वो आपकी तरह एक बिजनेसमैन बन सके, क्योंकि इंडिया को बिजनेसमैन चाहिए, आप जैसे बहुत सारे लोग चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है, आप ये बात मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में पहले विकास भाई बता दो कि क्या आपने किया 2020 में, क्या हुआ आपके साथ, उससे पहले क्या था? तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर का और संजय सर की पूरी ऑडियंस का कि आपने इस लायक समझा कि ब्रांड कैटल की जर्नी और हमारी जर्नी लोगों को बताई जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एक्नॉलेजिंग दिस। तो बिल्कुल ठीक है सर, जैसा आपने बोला कि 2020 की मैं बारे में कुछ बताऊं तो समय 5 साल पहले की बात है। लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड में हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से ग्रसित था।
पूरा हिंदुस्तान क्या बल्कि पूरा देश इस चीज़ से गुजर रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम लोग जब जॉब करते थे, और क्योंकि उस टाइम पे मैं भी मैं कार्यरत था, मैं गुड़गांव में कंपनी में जॉब कर रहा था, तो आपको याद होगा वो आनंद विहार बस अड्डे का वो दृश्य, जिस दृश्य ने हम सबको कहीं ना कहीं द्रवित कर दिया था। बिकॉज क्या था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं भी नौकरी कर रहा हूँ और मेरे सारे जितने भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, आप जब जॉब में होते हैं, आपने भी जॉब करी है, आपको पता होगा एक जर्नी होती है। हम जब अपनी जर्नी या करियर को शुरू करते हैं, तो मैंने अपने इंटीरियर डिजाइनिंग के करियर की शुरुआत 2011-12 में करी, और वहाँ से फिर कंपनी टू कंपनी, प्राइवेट जॉब में आप आगे बढ़ते हैं, सैलरीज की हाइक मिलती है, फिर आपको ग्रोथ चाहिए होती है, तो आप कंपनी चेंज करते हैं, इंडस्ट्री पे ट्रैवल करते हैं, तो उसी जर्नी के दौरान आपके साथ एक टीम बन जाती है जो आपको सपोर्ट करती है, जिनको आप सपोर्ट करते हैं। उस टीम की मदद से आप एक लेवल पे पहुंचते हैं। तो आई वॉज वर्किंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मैं तो सेल्स लाता था धंधे, तो आई वॉज नॉट आस्क्ड टू लीव, मेरी कोई जॉब वॉब गई नहीं थी, मुझे सब कुछ सही चल रहा था। बट मेरे साथ के जितने लोग थे, जो बेचारे ब्लू कॉलर जॉब जिनको कह लो, जो अलग अलग कंपनियों में कार्यरत थे, जो कारीगर लेवल पे थे, हाँ, तो अपन क्या है कि हम लोग उसी लेवल पे, क्योंकि दिस इंडस्ट्री 80% एग्जीक्यूशन की इंडस्ट्री है, तो ब्लू कॉलर जॉब की इंडस्ट्री है। तो फिर उस टाइम पर क्या था कि जितने भी लोग अपने साथ जुड़े हुए थे, तो उनमें से काफ़ी लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, उनको उनके ओनर्स ने बोल दिया था कि आप अपना देख लो। तो वो वाला जो एक दृश्य था ना, वो बड़ा द्रवित करने वाला था सबके लोगों को। मुझे फ़ोन आया, और वो जो मैं आनंद विहार उसके बस अड्डे की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पर उस भीड़ में कुछ अपने भी लोग थे जान पहचान के। तो कुछ लोग बिहार की तरफ, यूपी वाले यूपी, एमपी वाले एमपी, राजस्थान वाले राजस्थान, बिकॉज लॉट ऑफ कारपेंटर्स फ्रॉम राजस्थान हूँ। आप खुद बिहार से? मैं बिहार से हूँ। हाँ, बिहार में कहाँ से? मैं बिहार में मधुबनी से हूँ। मधुबनी का एक यंग लड़का आज इतना जबरदस्त बिजनेस कर रहा है। मिथिलांचल की धरती से आता हूँ, जहाँ की सीता मैया जहाँ से है। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ का एक वो जो समय था कि जब सब लोग जा रहे थे, तो वो एक ऐसा टाइम था जो सबको होल्ड करने की जरूरत थी, लेकिन अनसर्टेनिटी का दौर था। मालिकों को नहीं समझ में आ रहा था कि भाई कितना लंबा ही चलेगा, हम कितना लोगों को बिठा के कब तक सैलरी दें। तो ऐसे ही हुआ। तो लोगों ने, जो मेरे साथ के लोग थे, उन्होंने मुझे यही फ़ोन करके बोला कि सर हम तो वैसे भी जा ही रहे हैं, और अब हमारा तो सब कुछ है ही, तो आप क्यों ना आप ही अपना शुरू कर लो कुछ काम, हम आपके साथ लग जाएंगे। उनको लगता था कि मैं शायद अंधों में काना राजा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ही था, तो मैं कुछ कर लूँगा। तो क्या था कि अब जब मैंने भी शुरुआत करी, मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन मैं इतनी लंबी फैक्ट्री लगाना और बिजनेस सेटअप करना, ये सब चीज़ें ठीक है, मैं ठीक ठाक कमा रहा था, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जितना कमाते हो उतने खर्चे आपके उस हिसाब से होते हैं। तो वो सब ऑलरेडी बुक था। बट एक ऐसे टाइम पर एक सेट जॉब को छोड़ना और फिर उस कंफर्ट जोन से एक फिक्स सैलरी चल रही है, लाखों रुपए सैलरी आ रही है, और जब कोविड में जब वैसे कुछ नहीं करना पड़ रहा था फिर भी आ रही है, और उसके बाद आपको छोड़ना, वो बड़ा टफ डिसीजन था मेरे लिए। फिर मैंने अपने 3-4 दोस्तों को बोला कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ के करना। तो किसी ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी का दौर था। कुछ लोगों ने बोला ठीक है हम जॉब के साथ साथ कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होगा, आपको जॉब कंप्लीटली छोड़ो, क्योंकि आपको अगर कोई काम करना है तो पूरी शिद्दत से करना है। या इस तरफ हो जाओ या इस तरफ, या इस तरफ हो जाओ या इस तरफ हो जाओ। आप आखिरी समय पे ये नहीं कर सकते मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, तो वो फिर वो गेम में मजा नहीं। मैं इसको कहता हूं, जैसे आपके मन में भी कभी कभी आता होगा कि भाई मैं एक काम करता हूं, धंधा साथ साथ शुरुआत करता हूं। हमेशा याद रखना, पार्ट टाइम इज पास टाइम। अगर आप कोई भी चीज पार्ट टाइम कर रहे हैं तो वो पास टाइम है, फिर आप अपना समय काट रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब वो कहते हैं ना, महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट में भी एक मौका दिया था, तो कि भाई जिसको अपना पाला बदलना है बदल लो। तो कौरवों में जो 100वां भाई था युयुत्सु नाम का, तो उसने आखिरी टाइम पे अपना पाला बदल लिया, तो पांडवों की तरफ आ गया था। तो कम से कम लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि बस मुझे क्या करना है। तो आप उस क्लैरिटी से जाओ, और तभी आप एक बड़ा मुकाम हासिल कर पाओगे। तो हमने सोच लिया कि ठीक है भाई करना है। तो आप जब भी व्यापार करने निकलते हो या किसी जंग पे निकलते हो, तो सबसे पहले हमें क्या है कि बिजनेस में कस्टमर चाहिए, क्लाइंट चाहिए। तो आपकी इनकॉर्पोरेशन कब हुई ब्रांड कैटल? 2020 में एग्जैक्टली। तो कौन सा महीना था? ये मार्च का महीना, कोविड एकदम कोविड वाले, बिल्कुल कोविड पीक पर था। 22 मार्च, मुझे अभी भी याद है, 22 मार्च को मोदी जी ने जनता कर्फ्यू अनाउंस किया था, अगर आपको याद हो। एक दिन का संडे का दिन था, और 25 मार्च रात को 8 बजे आके उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन किया था। हमारी कंपनी उसी टाइम पर मैंने दिया था, और एग्जैक्टली 15 या 20 दिन लगे थे। 18 अप्रैल के आसपास हमें हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया था ब्रांड कैटल। ठीक है। तो क्योंकि ये डिसाइडेड था कि मुझे अपना काम करना है, लेकिन जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, काम करना है, तो हमें पहले कस्टमर चाहिए। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर ने कुछ आपको वो सब परेशानी नहीं दी कि भाई? परेशान नहीं, मैंने उनको क्लैरिटी से बोला, मैंने कहा सर देखो, अब जॉब में अब आप भी मेरे को कब तक वो करोगे। तो हालांकि अब उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि नहीं आप बैठो, 1 महीना रहो, 2 महीना रहो, आपको सैलरी देंगे, किचन एक्सपेंस देंगे, आपकी सैलरी 3 लाख रुपए, तो आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए 50% देंगे। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं अब अपनी जिंदगी की ना एक जंग खेलना चाहता हूँ, और मुझे एक लग रहा है कि एक समय ऐसा आ गया है
कि मैं, और मुझे ऐसा लगता भी है कि बिजनेस आपको ना तब नहीं करना चाहिए जब आपको लगता है आपको बिजनेस करना चाहिए। आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में तब कूदना चाहिए जब आप जेन्युइनली अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे इस बिजनेस करने से पहले। अच्छा, आपने नौकरी कितने साल की थी, जॉब कितने साल? मैंने जॉब 10 साल करी है पूरा। 10 इयर्स की जर्नी है। और सेम फील्ड में थी एकदम? इसमें से 2 साल शुरुआत के कॉल सेंटर बीपीओ में था, मैंने वहां पे स्ट्रगल किया क्योंकि जब तक मेरे को मेरे फील्ड में जॉब नहीं, मोटा-मोटी 80% टाइम आपने 80% मैंने अब यही करा। पहले उसमें दक्षता हासिल कर लो, तब जाके उस पे है। तो ये भी एक देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप जब भी बिजनेस करना चाहते हैं, आइडियली जिस स्पेस में बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आपकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो उसके लिए नौकरी शुरू में आई थिंक एक अच्छा विकल्प रहता है, बहुत क्योंकि हो जरूरी सकता है। है आपके पास कैपिटल ना हो, नो हाउ ना हो, ताकत ना हो, आपको पता ना हो, पर जब आप सिस्टम को देख लेते हैं तो आपको समझ आता है बिजनेस करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आपको इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए ना, आपको जिस भी बारे में काम शुरू करना है तो आपने अगर उसमें ऑलरेडी पहले 5-7 साल बिता लिए हैं, मैं नहीं कहता 8 साल 9 साल 10 साल, लेकिन कम से कम आपको 5 साल जरूर उस फील्ड की नौकरी करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि नौकरी में क्या होता है इंसान ना, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या ऐसा डिफरेंट किया कि जो शायद मैं नौकरी मतलब एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय बन पाया। जब भी नौकरी करो, नौकरी को अपना बिजनेस समझ के करो। बहुत बढ़िया। ऐसे हम कहते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप, मतलब आप एंटरप्रेन्योर नहीं बने, आप इंट्राप्रेन्योर बन गए, कंपनी के अंदर मालिक की तरह काम कर रहे हो जबकि कंपनी आपकी नहीं है। मतलब मेरा बॉस मुझे कह रहा है कि भाई तुम एक चीज देखो, मैं एक चीज नहीं देख रहा हूं, मैं मल्टीटास्किंग देख रहा हूं। मैंने अपने बॉस को, उसके बॉस को और अपनी कंपनी के ओनर को उस पर्टिकुलर जॉब से फ्री कर दिया है। तो ये मेरे को देखना है कि अगर वहां पे 1 मिनट भी जाया हो रहा है ना, मतलब मैं आपको बताऊं, हम लोग जब इंटीरियर सेटअप के काम में थे तो हम सुबह 9 साढ़े 9 बजे से जॉब स्टार्ट करते थे, 6:30 बजे तक जॉब चलती थी। और फिर हमारी इंटीरियर इंडस्ट्री में क्या है कि रात को सेटअप्स होते हैं, मॉल में काम होता है, शॉपिंग मॉल्स में, तो मॉल में काम करने की परमिशन रात को मिलती है, आप दिन में नहीं कर सकते, यू कांट एक्सेस। तो रात में 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक विंडो होता है। तो हम 9 से 6 तो जॉब करते थे, फिर अपना बोला बस्तर उठा के मॉल्स में जाते थे और रात भर एग्जीक्यूशन करते थे। वहीं पर ही टेबल लगा के सो गए, घर पे आए, 1-1.5 घंटा 2 घंटा 4 घंटा नींद ली और सुबह 9 बजे हम दोबारा ऑफिस में आए। और हमारा बॉस नहीं कह रहा, हमारा वो पार्ट नहीं था, आई वाज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मैं तो धंधा लाके बस देना है, लेकिन क्योंकि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना था तो मुझे टेक्नो कमर्शियल बंदा बनना बहुत जरूरी है। मुझे टेक्निकल नॉलेज की जरूरत तो हो, मुझे टेक्निकल नो वन शुड मेक यू फूल कि उस तरीके से आपको कॉस्टिंग पे पकड़ चाहिए। तो आपको हर चीज जानने के लिए उस इंडस्ट्री के जो टेक्निकल नो हाउ आपको जानना है, उसके लिए आपको ऑन ग्राउंड होना जरूरी है। समझ में, देखिए पॉइंट ये है कि आपने सिर्फ एक साइड नहीं पकड़ा कि यार चलो मेरा काम कहते हैं ना रघुपति राघव राजा राम जितनी तनख्वाह उतना काम, ठीक है, तो वो नहीं किया। आपने कहा कि मैंने सोचा कि भाई मैं एक अच्छे से अपना टेक्नो कमर्शियल पूरा समझूं, बिजनेस की तरह समझूं। और काफी लोग क्या कहते हैं भाई ये इतना ही मेरा काम है, मेरे को सेल्स ही करनी है, और यही माइंडसेट आपको बिजनेसमैन नहीं बनने देता। तो शुरू में आपको, जब आप एम्प्लॉय थे तो आपने चारों तरफ की लर्निंग ली और तब जाके आप यहाँ पे हुए। तो अगर मैं आपकी अभी तक को समराइज करूं तो आपको टेक्नो कमर्शियल की नॉलेज थी, आपको 10 साल जॉब किया, जॉब में आपने मालिक की तरह बिहेव किया, तब जाके आपने ये डिसीजन लिया मार्च 2020 में कि भाई अब मेरे को अपना काम करना है, और आपको एक विजन था कि मैं एक ऐसी कंपनी सेटअप करूंगा। ओके, आपको कितना क्लियरिटी थी जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कि इस तरीके से मैं बिजनेस करूंगा, या आप एकदम ही अनक्लियर थे, या आज वो जैसे स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मैं पीछे देखता हूं तो मैं डॉट्स को कनेक्ट कर पाता हूं, तो ऐसा था कि नहीं आपको क्लियर था मैं यहां तक ये करने वाला हूं, मैं आईपीओ लेके आऊंगा अपना, मैं अपना इतने जबरदस्त बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करूंगा, या था यार चलो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ 5-6 लोग साथ में जुड़ के काम करते रहेंगे? नहीं, शुरुआत तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नथिंग टू ब्रैग ऑन दिस, ये बहुत क्लियर था कि कुछ बड़ा तो करेंगे, बट हाँ जर्नी कैसे होगी, कहाँ से जाएगी, वो रास्ता हमें नहीं मालूम था। क्योंकि हम एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, पहले हमने, मेरे पूरे खानदान में किसने बिजनेस नहीं किया था, तो मैं अपना वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैं कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जहाँ पे मैं आपको पहले बता रहा था कि आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कस्टमर जो आपका माल खरीदे। और कस्टमर से भी पहले आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको बिजनेस जो करना है, आज का जमाना एकला चलो वाला नहीं है, आज का जमाना है पार्टनरशिप का। तो आपको एक को फाउंडर लगता है, ठीक है, जो आपकी चीजों पे भरोसा करे, और आपका कस्टमर आप पे बाद में विजन भरोसा करेगा, पहले आपका को फाउंडर आपके विजन में भरोसा करे। क्योंकि जब मैं उसको दिला रहा हूं तो फिर वो भी अपनी नौकरी वगैरह छोड़ के आ रहा, तो क्या उसको वो ट्रस्ट है, क्या मैं उसको वो एक विजन दिखा पा रहा हूं, नहीं दिखा पा रहा? बिना को फाउंडर के काम स्टार्ट नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। देखो हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं बन सकता। बड़ा बनना शायद मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, क्योंकि देखिए ना, क्योंकि आपने 5 साल में 40 करोड़ की जर्नी कर ली, तो अगर मैं अकेला चलता तो शायद मैं 10 करोड़ 15 करोड़ पे
रह जाता, क्योंकि जर्नी क्या होती है, इट इज नॉट अबाउट पार्टनरशिप। मैं एक चीज बोलता हूँ, पार्टनरशिप इज जस्ट लाइक अ मैरिज विदाउट हैविंग सेक्स विद योर पार्टनर। इट्स ये मेरा कोर है, बिकॉज आपके पार्टनर को आपके बारे में सब कुछ पता होता है, आपके पॉजिटिव नेगेटिव, आप किस तरीके से काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। तो मैं अगर काम करने जा रहा हूँ, मैं सेल्स डील क्लोज कर रहा हूँ और वहीं पे बैठे बैठे मैं फैक्ट्री आके काम करवाऊँ, मैंने वहीं से फोन मार दिया कि भाई जरा वो चीज देख लियो, तो मैटर ऑटोमेटिक हो गया ना। आपको ये चीज देख ली, तो को फाउंडर बहुत बड़ी चीज है। तो को फाउंडर ढूंढते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। यस, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप आपकी एक दूसरे के साथ कॉम्पिटेंट नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक, तो अगर मैं एक काम कर रहा हूं, मैं सेल्स देख रहा हूं, तो सामने वाला ऑपरेशनल होना चाहिए, ऑपरेशंस देखे। नॉन कंपीटिंग बट कॉम्प्लीमेंटिंग होना चाहिए कि आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो एक दूसरे को। ठीक है ना, अगर कोई चीज, मतलब आप सब जो सेल कर रहे हो तो मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूं, आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो मैं सेल कर रहा हूं, तब दोनों काम तो अलग अलग कर रहे हैं, पर मिलके एक हो। तो जब ये जर्नी, जब मैंने दिमाग लगाया, तो मैंने आपको बताया 5-7 दोस्तों को बोला, नोबडी वाज फिट इनटू दैट कैटेगरी। तो कितने लोगों ने ना बोला आपको? मेरे को 6-7 लोगों ने ना बोला, जो मेरे कोर के थे, जो इनको मेरे को पूरा भरोसा था कि हाँ ये करेंगे, इनके अभी विजन। क्योंकि बातें जब भी हम बैठ रहे हैं चाय की टपरी पे कहीं बैठ रहे हैं, पहले जब हम जॉब कर रहे थे तो साथ में सबको हाँ भाई मैं भी करूंगा, तू कुछ बताइए मैं भी करूंगा। लेकिन क्या है कि साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। वो तब पता चलता है जब आप रियल मैदान में कूदते हो, और जब आपको पता है कि मैदान में अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो कौन बंदा आपके साथ खड़ा है। तो वहां पर मैं नाम लेना चाहूंगा गौरव भाई का, जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया और मेरे विजन में आज तक भी, जब से हमने जर्नी शुरू करी, मैंने देखा है वो आपको क्वेश्चन नहीं करते बहुत ज्यादा, मतलब वो बिल्कुल एकदम समर्पित तरीके से काम करते हैं। तो समर्पित तरीके से होना ही पड़ेगा। हाँ। मैं उनके काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। जब मैंने कोई जिम्मेदारी उनको दे दी, अब आप बैट्समैन हो, आप चाहे आगे बढ़ के छक्का मारो, चाहे आप खड़े खड़े मारो, रन बनाओ। रन बनाने से मतलब है आप जो मर्जी करो। तो अपने को एक टारगेट दे दिया, डे 1 पे डिसाइड हो गया कि बॉस मैं कैप्टन हूं, यू आर द वाइस कैप्टन, यू हैव टू फॉलो दिस थिंग, बिकॉज मैं इस धंधे को पिछले 10 साल से जान रहा था। और गौरव भाई इसी सेम इंडस्ट्री में थे, बट वो अलग कंपनी में और अलग विजन तरीके के बिजनेस में थे। लेकिन क्या है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। बट देखिए, जब आप को फाउंडर ढूंढ रहे हैं तो या तो आप उसको बहुत सालों से जानते हो, राइट, तो एक बात है। बट अगर आज समझो एक नया लड़का को फाउंडर ढूंढ रहा है, तो क्या वो ऐसी चीजें देखें, मतलब या ऐसे बता दीजिए कि क्या चीजें देखें जिस वजह से यार ये बंदा तो नहीं है अपना। देखो, सबसे बड़ी बात मैंने जो बोली विजन की बात है, क्योंकि विजन अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि हो सकता है मेरे को कंपनी 500 करोड़ की बनानी है, 1000 करोड़ की बनानी है, मैं उस विजन के साथ आ रहा हूं, लेकिन क्या ना डे 1 पे ही नहीं पता होता फाउंडर को। डे 1 पे फाउंडर्स होता है कि 5-7 करोड़ का 10 करोड़ का काम कर ले। अब मेरी सैलरी एग्जाम्पल के तौर पर अगर कुछ थी, मैं 5 लोगों के साथ काम करना की कोशिश कर रहा हूं, तो हम सब मिलकर, मैंने तो ये सोचा था कि पहले साल में 5 करोड़ का काम करेंगे और उसमें से 20% प्रॉफिट लेंगे, आराम से अपनी दोनों भाइयों की गाड़ी चलती रहेगी। ये एक विजन था हमारा, और भगवान ने आशीर्वाद दिया, हुआ भी यही। पहले साल में हमने 5 करोड़ कर लिया। अब नेक्स्ट ईयर का विजन देखो कैसे खोला। अब यहां पर आ जाता को फाउंडर का रोल। तो आपने बोला ना कि आपको पहले दिन से पता था या कैसे था, क्या था, नहीं। तो अगर नहीं भी पता था ना, तो गौरव भाई ने मेरे अंदर फ्यूल भरा कि बॉस अब जर्नी यहां तक नहीं रोकनी है, तेरे में टैलेंट है, तू भाई भाग निकल, मैं पीछे पूरा संभाल रहा हूं सारी चीजें। अब इस 5 करोड़ को 500 करोड़ तक ले जाना है, तो कैसी जर्नी करनी है, तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक करना। तो आप समझ लीजिए कि फर्स्ट के 3-4 महीने तो सब कुछ बंद पड़ा था, और फॉर्चुनेटली कह लो या अनफॉर्चुनेटली कह लो कि हम रिटेल इंडस्ट्री के लग्जरी हाई इंटीरियर प्रीमियम बिजनेस में हैं, तो वी वर वेरी फर्स्ट टू क्लोज शट डाउन इन लॉकडाउन एंड वेरी लास्ट टू रीओपन। समझ गया, क्योंकि मतलब आप सबसे प्रभावित थे, सबसे ज्यादा, जैसे ट्रैवल सबसे ज्यादा प्रभावित था, होटल्स थे। आप अगर होटल प्रभावित है तो होटल का वेंडर भी प्रभावित। अब सोचो ना, इंटीरियर है, इंटीरियर इतना बड़ा इसका टीजी है, टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। आप घर में रह रहे हो, आपको इंटीरियर चाहिए। आप होटल में कहीं गए तो आपको इंटीरियर चाहिए। ऑफिस में गए, ऑफिस का इंटीरियर चाहिए। आप ट्रैवल कर रहे हो, एयरपोर्ट पे बैठो, लाउंज इंटीरियर चाहिए। और आजकल तो हॉस्पिटल्स 5 स्टार बन रहे हैं जी, आप जाके देखो। मतलब बेसिकली जिस इंडस्ट्री में आप हो वो बहुत जबरदस्त है। और वहीं पे अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, यहां से अब स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब तक हमने डिस्कस किया आपकी जर्नी, हमने डिस्कस करा कि एक को फाउंडर कैसे ढूंढते हैं, कैसे आप अपना एक पार्टनर आइडेंटिफाई करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट है वो। पर कस्टमर पे आने से पहले मैं आपका बिजनेस मॉडल समझना चाहता हूं। ओवर टू यू, कि समझाइए आप करते क्या है। तो बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हम लोग टर्न की इंटीरियर प्रोजेक्ट फिट आउट के बिजनेस में है। टर्न की का मतलब होता है कि आपने किसी को अपना घर बनवाना है या शोरूम बनवाना है या दुकान बनानी है, मकान से लेकर दुकान तक मैं पूरा कवर कर लेता हूँ। कुछ भी इंटीरियर से रिलेटेड कराना है तो टर्न की मतलब चाबी को ऐसे घुमा दिया वेंडर। अच्छा, मतलब अंत में बस आप चाबी दे देते हो? अंत में आप बस, हाँ, आपने टर्न की का मतलब यही होता है। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो टर्न की के अंदर सबसे पहले जो हमारा टर्न की, मैं इस पर लिखता हूँ टर्न की PMC,
तो टर्न की पीएमसी, टर्न की मतलब कि मैंने आपको बताया चाबी घुमा दी, अब उसका रॉ स्पेस है, उसने आपको चाबी घुमा के दे दी, भैया अब मुझे सीधा शिफ्ट कराना है। अच्छा। अब हम एंड टू एंड करते हैं। नाउ अब मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूं। टर्न की पीएमसी का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले वहां पे होता है सिविल वर्क। तो सबसे पहले होता है सिविल वर्क। सिविल वर्क का क्या मतलब हो गया कि पहले बनेगी बिल्डिंग, हम इंटीरियर फिट आउट में आ रहे हैं, तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन ढांचा खड़ा होना जरूरी है ना, तो वो सिविल वर्क का ढांचा हमें चाहिए। ओके। तो कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर वो ढांचा पहले से खड़ा करके रखता है, वो बिल्डिंग पहले से बनी हुई है या तो कहीं से उसने रेंट पे ले ली, नहीं तो कभी कभी क्लाइंट हमें क्या बोलता है कि बिल्डिंग भी आप बनाओ। तो इसको ऐसे देखें कि कोई मॉल है, बना बनाया मॉल है, बना बनाया मॉल, तो उसमें शॉप है पर खोखी है, खोखी है, या फिर कोई बनी बनाई बिल्डिंग है जिसमें घर है, खोखा है, खोखा है, बिल्कुल बिल्कुल ढांचा खड़ा हो गया, सिविल वर्क। हाँ। अब यहां से जर्नी शुरू होती है। तो या तो सिविल वर्क 80% केसेस में क्लाइंट खुद करा के रखते हैं, नहीं तो उनको अगर उतनी भी पेन नहीं लेनी तो वो बोलता है भैया आप प्रोफेशनल एजेंसी हो, आप हमारा ये काम भी आप ही कर दो, रोड़ी बजरे सीमेंट भी सब कुछ एवरीथिंग। हाँ, फाउंडेशन खोद के पूरी बिल्डिंग करानी है, वो भी ब्रांड कैटल करती है। ठीक है। तो हमने इसके बाद हमारा शुरू होता है प्रोसेस डिजाइन का। ओके। नाउ डिजाइन, अब हम इसे बोलते हैं डिजाइन एंड बिल्ड कॉन्सेप्ट। ओके। कुछ कंपनियां ऐसी हैं, अब यहां पे मैंने जो वेरिएशन ढूंढा कि जनरली ब्रांड कैटल क्यों डिफरेंट है और हम क्यों इतनी जल्दी आगे बढ़ पाए, ये मैं आपको बता दूं रीजन। एक कॉन्सेप्ट होता है डिजाइन, एक होता है डिजाइन एंड बिल्ड। ठीक है। मतलब कुछ कंपनीज ऐसी हैं इंडिया में जो सिर्फ डिजाइन करती हैं, ठीक है, और मतलब सिलेक्टेड इंटीरियर फिट आउट बिजनेस में डिजाइनिंग का पार्ट किया। कुछ ऐसी हैं जो डिजाइन करके दे देती हैं, वो बिल्ड करती हैं। ठीक है। तो मैंने क्या कमी देखी इसमें मार्केट के अंदर, जो मेरे को लगा जब मैं अपनी जॉब भी करता था उस टाइम पर भी, कि आपने अभी गैप है मार्केट का कि डिजाइन करके मैंने दे दिया, अब अल्टीमेट कस्टमर का पेन तो वही रहा ना, आपने बना तो है नहीं ना, बनाना तो है नहीं। हाँ। अब बनाने के लिए फिर क्या हुआ, वहां पर बिल्ड में भी ना दो चीजें आती हैं, एक आता है C&I जिसको बोलते हैं सिविल इंटीरियर, ओके, और एक होता है FNF दैट इज कॉल्ड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ओके। नाउ C&I का मतलब होता है सिविल एंड इंटीरियर में, जैसे कि फ्लोरिंग, ठीक है, छत हो गई, फिर सीलिंग, पेंट वर्क, मतलब खोखे को सुंदर बनाना, अभी सिर्फ हाँ मतलब उसको नहीं, अभी मैं बताता हूं MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, इसको थोड़ा सा और ब्रेकअप करता हूं। तो मैकेनिकल वर्क हो गया जैसे कि वहां पे कोई स्ट्रक्चर वर्क होना है, जैसे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर कोई मेजरनाइन बनना है, उसी बिल्डिंग को आयरन का स्ट्रक्चर बनना है, स्टेयरकेस बननी है, मैकेनिकल वर्क। ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल, अच्छा, वो लाइट पूरे उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन तो होगी, अंदर कंड्यूट बिछेंगी, केबल ट्रे लगेगी, तार अंदर से जाएगी, मतलब कोई ब्रांड हो वो स्पेसिफिक है। फिर होता है प्लम्बिंग वर्क, समझ गया, टॉयलेट वर्क और ये सारा, क्योंकि ये सारी पाइपिंग तो पहले डलेगी ना स्ट्रक्चर के टाइम पर, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, ये हो गया C&I का पार्ट। नाउ जब ये सारा, उसके बाद आपने फ्लोरिंग कर दी, सीलिंग कर दी, पार्टीशन पैनलिंग खड़ा कर दिया, अब कमरा तैयार है। जनरली जिस फॉर्म में हमें एक नॉर्मल घर मिलता है, नॉर्मल घर मिलता है जब आप बिल्डर आपको हैंडओवर करता है, तो ये आपको एक पूरा रेडी होके मिल गया स्ट्रक्चर भी मिल गया, स्ट्रक्चर के साथ साथ MEP होके सिविल इंटीरियर मिल गया, फ्लोरिंग हो गई, सीलिंग हो गई, पूरे वॉल के पार्टीशन खड़े हो गए, बस अब आपको उस कमरे में रखना फर्नीचर, दैट कम्स अंडर फ्लोरिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो रिटेल की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है कि जब आप किसी शॉप पे जाते हो, तो आप किसी ज्वेलरी की शॉप पे गए तो आपने देखा होगा कि पीछे काउंटर्स लगे होते हैं जी, पीछे जो बैक वॉल, उसको बोलते हैं बैक वॉल, जिसके अंदर उनके नेकलेस लगे हुए हैं, सजा रखा है, और यहाँ पे एक सेल्स स्टाफ बैठता है, उसके फ्रंट पे काउंटर होता है, इसके अंदर बैंगल्स या कुछ लगा हुआ है, डिस्प्ले लगा हुआ है, और उसके आगे कस्टमर की चेयर होती है। ठीक है। तो ये पार्ट होता है फर्नीचर एंड फिक्सचर का। तो कंपनी जनरली क्या करती थी हमारे टाइम, जब मैंने 5 साल पहले कंपनी शुरू की, तो या तो लोग सिर्फ डिजाइन करके छोड़ देते थे, और डिजाइन के बाद फिर वो बिल्ड करने के लिए दूसरी कंपनी आती है। तो जब बिल्ड करने के लिए दूसरी कंपनी आती है, तो बिल्ड में भी 2 ऑप्शन है, फर्नीचर फिक्सचर कहीं और से आ रहा है। आपने काम को बहुत ज्यादा टुकड़ों में बांट दिया, बहुत ज्यादा ब्रेकअप। पहले उस इंडस्ट्री के इनसाइड तो जानेंगे ना, उसके बारे में टुकड़ों में, पहले उसकी टेक्निकल, अनलेस और अनटिल मैं आपको बताऊं। साहब ये सुन लो, महाकुंभ है ये आपके इंटीरियर इंडस्ट्री का। अगर आपको करियर बनाना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, कहीं पे फ्रीलांस करना है, कुछ भी करना है, आज जो सीखोगे ना आप कहीं नहीं सीख पाओगे एक एक्सपर्ट से जिन्होंने ये सब कर लिया है। तो इसलिए बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब तो ठोक देना, और पेन पेपर लेके बैठना है, ये सारी चीजें आपको नोट्स भी बनाने, और क्वेश्चंस लिखते रहना कमेंट बॉक्स में, फिर बाद में एक और सेशन करेंगे।
तो आप ये समझ लीजिए पहले तो डिजाइन का पार्ट सॉर्टेड हुआ, फिर डिजाइन के बाद जब बिल्ड आया तो बिल्ड की भी ब्रांचेस खुली कि इसमें अलग स्कोप है कि सिविल इंटीरियर, तो एक कॉन्ट्रैक्टर, तो जिसको जनरली लोग क्या बोलते हैं, ठेकेदार बोलते हैं, हाँ, कॉन्ट्रैक्टर, कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने हमारा ये रेडी करके दे दिया। अब जब सब रेडी हो गया तो आया फर्नीचर फिक्सर। फर्नीचर कहां बनेगा, या तो साइट पे बनेगा या फैक्ट्री में बनेगा जी। तो फैक्ट्री के लिए आपको फिर एक किसी से बात करनी है, फैक्ट्री से सेटअप चाहिए, फिर वहां से आप ब्रांड कैटल का खुद का फैक्ट्री है या बाहर से करवाते? तो मैं आपको यही बताने वाला था कि अब मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जब हमने फर्स्ट ईयर में 5 का टर्नओवर किया और सिर्फ हमें उस टाइम पे हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं था, हम सिर्फ एक काम लेते थे, आगे फैक्ट्री में काम एसेट लाइट मॉडल पे था और आगे करवाते थे। लेकिन फिर हमें रियलाइज हुआ कि यार इंडस्ट्री का गैप ही यही है, क्योंकि उस टाइम पे मैं किसी और फैक्ट्री पे डिपेंड हूं, और जब मैं उस फैक्ट्री पे डिपेंड हूं तो दिवाली का टाइम आया, सीजन है, उसमें वो फैक्ट्री अपनी प्रायोरिटी कर रही है, हमारे ऑर्डर को लेट कर रही है, तो मेरा नाम खराब हो रहा है, और नाम ही बनाया, नाम के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। तब दिमाग में लगाया कि कोई बात नहीं भाई, फैक्ट्री खोलते हैं। तो पहले साल के 5 करोड़ के रेवेन्यू से 10% जो हमारा प्रॉफिट हम बचा पाए, मैं बिल्कुल ब्रेकअप बताता हूँ ईमानदारी से, 50 लाख रुपए हमने यहाँ से निकाला अपने धंधे से। और पहले साल हमें फैक्ट्री लगाने का जब सोचा तब तो कोई लोन देने को भी तैयार नहीं था, कुछ था ही नहीं हमारे पास। और आपने वो कहावत सुनी होगी कि खाले कटोरे में भीख भी नहीं मिलती। भिखारी भी अगर लेता है निकल के तो उसमें 2-4 सिक्के पहले डाल के रखता है। तो आपके पास, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं घी में घी डलता है, घी में घी डलता है, पहले घी डालना पड़ता है। तो भाई जब मैंने ये टर्नओवर कर ली ना, फिर बैंकर्स भी थोड़ा सपोर्ट करने लग गए जी, मार्केट से थोड़ा सपोर्ट मिला, तो कुछ पैसा मैंने इस धंधे से यहाँ से निकाला जो पहले साल काम कर गया। ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग का विजन था कि मैं 5 करोड़ का धंधा करूंगा, 50 लाख का प्रॉफिट करूंगा और घर लेके जाऊंगा। तो जब आप लोग ने ये डिसाइड किया कि नहीं यार अब मैं घर नहीं लेके जाऊंगा, तो आपको चुभा नहीं किया? नहीं, तो इससे अच्छा नौकरी कर रहा था। नहीं, अब मैं बता दूं, एक बार को माइंड में आया, लेकिन क्या हुआ, मैंने एक चीज बड़ी गौर करी कि जब हम पहले साल में 5 करोड़ तक कर गए थे ना, तब तक हम अपने साथ हमने क्या शुरू किया था, 5 लोगों की नौकरी बचाने से, कि यार चल 5-7 लोगों का धंधा नौकरी चलती रहेगी। 5 करोड़ तक करते करते हम 15 से 20 लोगों को एम्प्लॉय कर चुके थे। और कितने पार्टनर्स थे आपके तब तक? पार्टनर्स जो और भी आपके साथ काम करते, जो नॉन एम्प्लॉइज होते? तब तक सिर्फ एक पार्टनर जुड़ा था जिसने हमारे विजन पे ट्रस्ट किया था। आज कितने पार्टनर्स हैं? आज मैं आपको वही बताता हूँ। तो जब हमने देखा यार कि हम पहले साल में 5 करोड़ के रेवेन्यू में 20 लोगों का परिवार चला रहे हैं, अब ये वाली चीज मेरे स्ट्राइक करी। अब या तो मैं यहीं रुक जाता और वो 15-20 लोगों की गाड़ी चलती रहती, तो हमने सोचा नहीं यार, इस जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। और जितने लोग हैं ब्रांड कैटल से, और आज मेरे को यही लगता है कि 5 साल पहले जो मैंने डिसीजन लिया था, तो आज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम से कम 200 लोगों का रोजगार ब्रांड कैटल से चल रहा है। That's very nice. तो दैट इज द पार्ट एंड द ब्यूटी। मैं कह रहा हूं पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन आप अगर किसी को विजन दे पा रहे हो, और इससे ज्यादा बड़ी 200 लोग तो चलो एम्प्लॉइज डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो गए, इसके साथ साथ हमने ब्रांड कैटल से 10 एंटरप्रेन्योर्स फर्दर खड़े किए हैं। ब्यूटीफुल। कैसे खड़े किए हैं? आप मेरे सुपरवाइजर हो, आपने बढ़िया काम करा, तो पहले साल मैंने आपका काम देखा, कंटेक्ट देखा, अब आपकी तनख्वाह बढ़ाने का टाइम आया। अब मैं आपको जीवन भर अगर एम्प्लॉय बना के रख गया और आपके अंदर भी वही है, तो आप 50,000 से 60,000 पे पहुंचोगे, 70 पे पहुंचोगे। मैंने कहा नहीं बेटा, तू एक काम कर, इधर आ, तेरी कंपनी खोल के देता हूं। अब ब्रांड कैटल जो ऑर्डर ला रही है, फैक्ट्री में जो हमारा प्रोडक्शन सुपरवाइजर था, ये ऑफर उसको दिया मैंने। ये जनरली कंपनी करती नहीं, बहुत रिस्क लेती है, सबको पकड़ के रखती है, कॉन्ट्रैक्ट कराती है, भाई तू नहीं बढ़ेगा। तो मैंने कहा यही तो गैप है। अब देखो, आपको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा अगर आपको इंडस्ट्री में बिल्कुल ये लीग से अलग हट के चलना है तो। क्योंकि मैं एक एम्प्लॉय रह चुका हूं, मैंने 10 साल नौकरी करी है, मुझे वो ईएमआई का दर्द पता है कि आज इस डेट पे भाई साहब ईएमआई तो नहीं है, मुझे वो सब कुछ पता है। तो मेरे को लगा नहीं यार, और अपन क्या है कि इतने इस माइंडसेट से आए नहीं, हम तो लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और अपने लिए भी पैसा कमा रहे हैं, तो दोनों थॉट प्रोसेस है। तो हमने कहा बेटा तू आ जा, तू अपने साथ, एक हमने प्रोडक्शन सुपरवाइजर उठाया, एक मैंने मेरी पेंट शॉप का जो हेड था उसको उठाया, दोनों की टीम बना दी। 2 लोग चाहिए मिनिमम, दोनों की टीम बनाई, एक कंपनी रजिस्टर करी, उनको मालिक बनाया, बोला ब्रांड कैटल जो ऑर्डर लाएगी वो तुम करोगे, और बैक टू बैक दे दिया। और आज वो कितना कमा पा रहे हैं? अब मैं आपको भी बता रहा हूं। तो सोचो कि उसकी सैलरी थी 60,000 रुपए, दूसरे वाले की सैलरी थी 40,000 रुपए, दोनों मिलकर लाख रुपए महीना कमा रहे थे। आज की रेट में पिछले 1 साल की टर्नओवर उन्होंने 2 करोड़ की करी है हमारे साथ, सिर्फ इलेक्ट्रिकल और सोचो फर्नीचर का काम करते हैं। तो भाई अगर आप भी इनके साथ एम्प्लॉय पार्टनर बनना चाहते हो, तो पहले ही बताया था कि एक बार डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, आप क्या बनना चाहते हो वो ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके करना। ये लोग आप तक रीच आउट भी करेंगे, क्योंकि ऐसी बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पे आप पार्टनरशिप ऐसे व्यक्ति के साथ करो जो आपकी ग्रोथ को फोकस कर रहा है। चाहे आप एम्प्लॉय की तरह जुड़ो, चाहे पार्टनर की तरह जुड़ो, चाहे आप इन्वेस्टर की तरह जुड़ो, किसी भी तरह जुड़ो, तो वो भी जर्नी आपके साथ आगे शेयर करेंगे। तो आपने इस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट जो आप घर लेके जाने वाले थे उसको रीइन्वेस्ट किया। तो हमने क्या सोचा कि यार हम 5 करोड़ हैं, अगले साल जब हम अगर अपनी फैक्ट्री लगा दें तो 50 लाख मैंने यहां से निकाला, फिर 1.5 से 2 करोड़ मुझे लोन मिल गया मार्केट से। ठीक है। तो अब इस वाली कैपिटल को यूज करके देन वी सेट अप
फैक्ट्री। वाओ। तो 2020 में हमने शुरू करा, 2021 में ये फैक्ट्री लग गई। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, लोग 10-10, 20-20 साल तक बाद भी कोशिश करते हैं यार फैक्ट्री अपने को नहीं छूनी है, सब बहुत बेकार काम है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल काम है, बहुत रूल्स रेगुलेशन, लेबर वेबर ये वो। आपने इतना बड़ा प्लंज लिया कि 2021 में एक साल के अंदर एज एन एंटरप्रेन्योर, जब भी आपका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, आपने फैक्ट्री डाली। तो फैक्ट्री डालने के टाइम या आज फैक्ट्री में कोई चैलेंजेस आते हैं या आपको लगता है चैलेंजेस से ज्यादा मेरे बेनिफिट्स है? हाँ देखो, चैलेंजेस बिल्कुल है। तो मैंने आपको वही समझाया ना कि चैलेंजेस जो आए उसी चैलेंज को दूर करने के लिए, जैसे हमारी फैक्ट्री हमने लगाई, स्टार्टिंग में हम वेस्टेज पे ही कंट्रोल करते चले गए कि भाई वेस्टेज बहुत हो रही है, वेस्टेज बहुत हो रही है। अब मैं या तो वेस्ट मैनेजमेंट में लग जाऊं या फिर मैं अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग पे फोकस करूं। तो उसी के लिए आपको को फाउंडर चाहिए था। कमिंग बैक टू द सेम स्टोरी, तो एक बंदा फैक्ट्री में रह के फैक्ट्री संभाले। अब मुझे उस को फाउंडर को भी एफिशिएंट बनाना है कि वो सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित ना रह जाए, क्योंकि मुझे विकास कुमार झा की तरह, मुझे विकास कुमार झा के और रोबोट चाहिए, मुझे आर्मी चाहिए। तो वो वाला जो जीन्स है ना, वो ट्रैवल कराना अपने को फाउंडर में कि भाई अब तू भी निकल, धंधे पे फोकस कर। तो फैक्ट्री किसके हवाले छोड़े? तो फैक्ट्री उसी के हवाले छोड़ो जिसको आपने पार्टनर बनाया अपने साथ। आज की, जब हमारी 2 साल पहले इतनी वेस्टेज होती थी, अब हमारी फैक्ट्री में आप जाओ, आपको लकड़ी का एक कोने में टुकड़ा भी पड़ा हुआ वेस्ट नजर नहीं आएगा। इसका यही कारण है, क्योंकि अब उसकी जो वेस्टेज है तो वो खुद भुगभोगी है। फैक्ट्री में अगर लाइट नहीं है, डीजल डल रहा है, तो डीजल भी उसके पैसे से चल रहा है। एम्प्लॉय को एंटरप्रेन्योर बना दिया, तो अब वो खुद ध्यान रखेगा। उससे क्या हो गया, हमारे फैक्ट्री का मार्जिन हो सकता है पहले 25% था, अब वो 20% रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, काम 4 गुना हो गया, काम 4 गुना हो गया। तो मैं पहले मान लो एग्जांपल के तौर पे 20 लोग लेकर आया और इनके 2 नेता थे, 2 इनके लीडर थे। अब ये 2 लोग भी अपने साथ 20-20 लोग लेकर आ गए, तो अपना 3 गुना तो काम, 3-4 गुना काम हो गया। तो अपना 3-4 गुना काम हो गया, उतने ही फैक्ट्री साइज में हो गया। अब मैंने सेम चीज रेप्लिकेट कर दी अपनी साइट्स के ऊपर। मैंने कहा यार ये मॉडल काम कर रहा है। लोगों को अगर एंटरप्रेन्योर बनाओ ना, लोगों को अगर सेल्फ रिलायंट बनाओ, उनके अंदर अगर वो पावर दो, उनको अगर एक एक एम्पावरमेंट मिले, तो मैंने सेम मॉडल साइट पे फॉलो कर दिया। हम लोग यहाँ से क्या करते थे, अपने सुपरवाइजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर साइट पे भेजते थे। वो काम करना है, मान लीजिए 1 महीने में, 3-3 महीने तक टीम वहीं बैठी हुई है, कितना नुकसान हो रहा है। हम यहाँ से बोल रहे हैं भैया आ जाओ, क्या हुआ? तो सर साइट पे ये नहीं है, वो नहीं है, 50 इशू चल रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। तो जो सुपरवाइजर है उसी को बुलाया, उसी को बोला सुन अब आज से ये साइट तेरी, तू मालिक है, तू इस साइट का मालिक है, इसका प्रॉफिट में तेरा शेयरिंग है, लॉस में भी तेरा पूरा शेयरिंग है। अब बता कैसे करेगा? तो जो काम हमने साइट पे सुपरवाइजर के साथ 5 बंदे भेजे, अब इसके अंदर आ गया, अब इसको लगा कि मुझे तो 5 से 10% का प्रॉफिट होगा। मैं 40,000 की नौकरी पे हूं, अगर ये साइट में सक्सेसफुली कर देता हूं तो शायद मैं यहाँ से 3 लाख रुपए कमा लूं, 4 लाख रुपए कमा लूं। तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी दिखी, तो ये अपने गांव से 15 लोग और ले आया। तो जो काम मेरा 30 दिन में होता था, 30 डेज में, वो 2 लोग मिलकर 30 दिन में काम करते थे। अब ये 5-7 लोग मिलकर वही काम 15 दिन में करने लगे। तो आप रोटेशंस बेटर हो गई। मैं रोटेशन बेटर कर पाया, मैं साइटों को ज्यादा बेटर कर पाया। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक आपका रेवेन्यू 5 करोड़ से 40 करोड़ जो 8 गुना हुआ, 8 गुना हुआ। बहुत रेयर होता है कि कोई कंपनी 5 साल के अंदर 8 गुना रेवेन्यू का ग्रोथ ले। वो एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे, वो एंटरप्राइज ही, एंटरप्रेन्योर ही कर पाएगा। तो ये तो आप अगर एंटरप्रेन्योर चल रहे हो, काम भी कर रहे हो, मतलब आपका बिजनेस भी चल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो काम क्रिटिकल है उसके लिए कोई ना कोई एक छोटा सा बंदे को इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय उसको वहां का मालिक एग्जैक्टली शेयरिंग दे दो। आपको विश्वास जताना पड़ेगा उसके अंदर। आपको अगर यही सोचोगे नहीं मैं अपने हाथ में सारी कंट्रोलिंग पावर, अब वो जमाना नहीं है। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप। हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी अगर आपने उसको दे दी, इससे बेटर कोई है नहीं। या तो आप दे दो, नहीं तो कोई और दे देगा। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन यहां पे आता है। तो बेसिकली ये ब्रांड केटल हो गया, राइट? ठीक है। ब्रांड केटल को एक तरफ कस्टमर चाहिए और एक तरफ यहां पे उसको फैक्ट्री चाहिए थी, ठीक है। Right. और फैक्ट्री के साथ साथ क्योंकि आप डिजाइन डेवलपमेंट सब कुछ एंड टू एंड टर्न की जो आपने वर्ड यूज किया वो करते हैं, तो आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी इकट्ठे कर लिए। तो यही कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे पार्टनर जिनको एंटरप्रेन्योर बनाया हमने। तो ये आपकी वैल्यू चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनको पार्टनर्स बना लिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है कि भाई धंधा आएगा तो काम होगा, तो काम होगा। हाँ। तो अब हम आते हैं आपकी कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी पे कि आपके साथ मार्क्स एंड स्पेंसर, मलाबार गोल्डन डायमंड, राइट, गुची का आपने स्टोर किया रिसेंटली। पहला उनका शायद वो कॉस्मेटिक का स्टोर था, कॉस्मेटिक स्टोर इन इंडिया, ठीक है। कल्याण जूलर्स, मतलब आपने उसके बाद इंद्रिया जो आदित्य बिरला का ब्रांड का, उसका पहला स्टोर आपने नाइकी खोला। आपकी फोटो भी है कुमार मंगलम बिरला जी के साथ। तो ये सब जब इतने मुश्किल ब्रांड्स हैं, जहां तक मतलब वो कहते हैं कि चौकीदारी आपको जो है अंदर नहीं घुसने देगा, वो आपको हट निकल जाएगा। रिलायंस की बात कर, रिलायंस है। तो जब आप इतने बड़े बड़े ब्रांड्स पकड़ रहे,
तो क्या आपका L1 क्या तरीका था? क्योंकि अब यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जितने लोग देख रहे हैं ना वो कहेंगे बातें बढ़िया हैं यार, कस्टमर कहां से मिलेगा? यस, वेरी तो गुड। एकदम मेरे को डिटेल ब्रेकडाउन के साथ कि क्या स्टेप्स लिए, पहला कस्टमर कैसे मिला, क्या उसको प्रेजेंट किया, क्या प्रॉमिस किया, कैसे डिलीवर किया? तो मैंने आपको अब थोड़ा सा इसको बिल्कुल फ्लिप करते हैं। ठीक है। आपको याद है हमारी डिस्कशन शुरू कहाँ से हुई थी कि आपको पहले 5-7 साल नौकरी करनी है, वहीं से मेरा जैकपॉट स्टार्ट हुआ। समझ गया। जब आप जॉब करते हो ना तो आप इस जॉब के दौरान अपने रिलेशंस बनाते हैं। तो इस जॉब के ऊपर जब आपने अपने रिलेशनशिप बनाए तो मेरे साथ वहीं से इतने क्लाइंट्स डिलीवर थे। जिस दिन मैंने ब्रांड कैटल खोली, आप यकीन करोगे ब्रांड कैटल का मेरा अकाउंट नहीं खुला था, मेरा करंट अकाउंट ओपन नहीं हुआ था क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, कोविड था, बहुत टाइम लग रहा था, और मेरे पास मेरे कस्टमर का पहला एडवांस चेक मेरी जेब में था। वाह। क्योंकि मेरे रिलेशनशिप उसी लेवल पे पहले दिन से तो पहला कस्टमर कौन था आपका? हमारा पहला कस्टमर वीवो था। वीवो मोबाइल वाला। अच्छा, तो क्या था कि हम लोग ब्रांड्स का काम करते ही थे, तो उस टाइम पे जब लॉकडाउन कोविड लगा हुआ था, हर चीज में हाहाकार मचा, सब बंद पड़ा था। तो कंपनीज जो हमारी जैसी थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी कतरा रही थी, कोई प्रोजेक्ट पकड़ नहीं रहा था। तो हमारे लिए वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की सिचुएशन थी। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला आपदा में अवसर ढूंढो, तो हमने भी आपदा में अवसर ढूंढा। तो वीवो, हमारे पास पहला प्रोजेक्ट करने के लिए पैसे वैसे नहीं थे। मैं ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनाता हूँ आपको। इसलिए ना जब हम सोचते हैं कि यार बिना पैसे के हम कैसे करेंगे, अरे पैसा रेज करना ये सेकेंडरी स्टेप है, लेकिन हम करेंगे कैसे ये तो विजन आपको सोचना पड़ेगा ना। मैं सीढ़ी क्या मैं सोच लूंगा 50 करोड़ 40 करोड़ की कंपनी कैसे बनाऊंगा, वो एक सेकेंडरी है, लेकिन 40 करोड़ दिमाग में लाओ तो सही, सोचो तो सही, सोचना तो आपको पड़ेगा। तो हमारा जो पहला कस्टमर था वीवो, उसको स्टोर बनाना था अपना सेक्टर 17 चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ 17 सेक्टर फेमस मार्केट, एवरीबॉडी नोज दैट। तो वहां पे चंडीगढ़ में, और सब कुछ बंद पड़ा था, फ्लाइट बंद, ट्रेन बंद, हवाई जहाज बंद, ये बस बंद, सब कुछ बंद था। तो ऐसे टाइम पर जान जोखिम में डाल के एक तरीके से, बिकॉज उस टाइम पे बिल्कुल वो सर्विस थी ना, किस नेसेसरी सर्विसेज, ग्रोसरी आइटम, बस ये सब खुला हुआ था, मेडिकल ये सभी था। हाँ। तो आप समझ लीजिए कि हमने अप्रैल में कंपनी रजिस्टर करी, अप्रैल 2020 में। तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने तो हमने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। अच्छा। कि क्या काम होगा, कैसे होगा, कंपनी की पीपीटी बनाई, प्रेजेंटेशन बनाई, क्या है नहीं है, सारे अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को एक कॉन्टैक्ट लिस्ट मैंने बनाई, सबसे बात करी, लोगों को बताया अपने बारे में कि भाई मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ। आधे लोगों ने मना किया, फिर कुछ ने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं ठीक है, वी आर विद यू। तो ऐसे करते करते हमने अपनी एक जर्नी शुरू करी। खतरनाक, मतलब ये क्या स्टेप है, ये स्टेप लिख लो। आप जिस दिन शुरुआत करो, सबसे पहले अपना फोन उठाओ और जितने लोगों को आउटरीच कर सकते हो, चाहे वो आपके लिए पार्टनर बने, कस्टमर बने, चाहे आपका सिर्फ चीयर लीडर बने कि यार मेरा दोस्त है, मैं काम कर रहा हूं, चल भाई तू कर ले। मैं आपको इसमें एक गुरु ज्ञान देता हूं। नंबर 1, सबसे पहले एक आपको बनानी है अपनी फ्रेंड लिस्ट। ओके। एक फ्रेंड लिस्ट बनानी है, और एक आपको बनानी है अपनी ड्रीम लिस्ट। वाह क्या बात है विकास। मैंने ये ड्रीम लिस्ट बनाई, और ड्रीम ना अपने लिखो, काउंट करो, मतलब उस पर लिख दो आई वॉन्ट टू गेट BMW, लिखो, क्या फर्क पड़ रहा है, मैनिफेस्टेशन लिख लो। हाँ, आप लिखो मुझे चाहिए ऑडी, मुझे घर, मुझे वॉट एवर योर ड्रीम्स आर, और अपने ड्रीम्स के आगे ना एक फ्रेंड लिस्ट बनाओ। तो मैंने एक लिस्ट बनाई कि भाई कौन कौन से लोग, क्योंकि ना हमारे कॉन्टैक्ट्स ही ऐसे होते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, आपको ब्रह्मांड में कहीं नहीं जाना, आप अपने अंदर झांक के देख लो। अगर आपने अपने अंदर के ज्ञान को उठा लिया तो आप शायद कुछ कर जाओगे। तो हमारे फोन नंबर में इतने कॉन्टैक्ट्स इतनी होती हैं, आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, ड्रीम लिस्ट बनाओ, और उसके ऊपर काम करना शुरू करो कि यार मेरा कैप्टन कौन हो सकता है, वाइस कैप्टन कौन हो सकता है, मेरी टीम में कौन स्ट्रेटेजिस्ट है, कौन मेरी हेल्प कर सकता है, कौन नहीं कर। तो एनालिसिस करना तो देखो बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं सीधा कूद जाओ। मुझे लगता है लोग ये क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो ना से कतराते हैं। ना से, क्योंकि जब वो 100 फोन करेंगे तो हो सकता है 90 लोग ना बोलने वाले। तो अब दोबारा से मैं आपको फिर से लेके आ जाऊंगा इसी चीज के ऊपर। जॉब आपको यही सिखाती है, पेशेंस एंड परसिवियरेंस। आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, आपको 50 चीजें चल रही हैं, आपको दिमाग लगाने नहीं उस तरफ। आप एक मत टारगेट पे फोकस रहो कि मुझे अपना काम बेस्ट तरीके से करना है। और हर आदमी ने अगर अपना 100% देना शुरू कर दिया तो जॉब में ना आप इतनी सारी चीजें सीख जाते हो ना, ये सारे हर्डल्स जो है ना आने वाले हैं वो आप पहले किल कर देते हो। क्योंकि क्या है कि हिंदुस्तान में हर जगह पे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग, हर कोई जानता है। तो जो रिजेक्शन है ना, जो मतलब कि अर्ली हैंगअप्स इसको हम बोलते हैं। तो सेल्स की स्ट्रेटजी में क्या होता है कि मैंने कॉल किया, हाय सर दिस इज विकास कुमार झा कॉलिंग फ्रॉम दिस, एंड अब मैंने ये चीज कहां सीखी थी, कॉल सेंटर में। मेरे को देखो कौन सा, तो बहुत थप्पड़ पड़ते हैं, वहां कितने थप्पड़ पड़ते हैं तो आपको कौन सा प्रोडक्ट, क्योंकि जब मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया ना तो दिल्ली में जॉब्स नहीं थी, बहुत कम थी। बॉम्बे, हैदराबाद, बैंगलोर, आपको यहाँ जाना पड़ता था। एंड आई एम अ सिंगल बॉय चाइल्ड इन माय ओन फैमिली, तो मैं, मेरी पेरेंट्स ने भी अलाउ नहीं किया, मैं भी अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। तो मैंने उस टाइम पे फॉर द टाइमिंग बीपीओ में जॉब कर ली। तो मैंने कन्वर्जेस करके कंपनी गुड़गांव में होती थी, शिप बिल्डिंग, एवरीबॉडी नोज दैट, DLF का मेन हाईवे पे, वहां पे मैंने जॉब ज्वाइन करी। फिर मैं IBM 2-3 महीने में आप जॉब स्विच मारते रहो,
सैलरी बढ़ती यही है। आई वर्क कॉल सेंटर में यही होता है। तो 18 महीने में मैंने 12 कंपनियां चेंज करी। अरे भाई साहब, 18 महीने में 12 कंपनियां, तो सब उसका एक्सपीरियंस आ गया। तो वहां पर ना अर्ली हैंगअप्स पड़ते थे, बड़ा थप्पड़ पड़ता था। आपने कॉल करी, आउटबाउंड कॉल सेंटर है, इनबाउंड है, कॉल आया, वो कस्टमर वैसे ही इरिटेट होकर आ रहा है और आपने उस पर किया। फिर मैंने बैकएंड में जॉब की, एडमिन में किया, बहुत कुछ किया 2 साल के अंदर अंदर। तो वहां पर ना अपन लोग क्या ना डीप फ्राई हो गए और उस डीप फ्राई में ना ये तो रिजेक्शन वाला भाव मन से निकल चुका है। तो आपको ये तो चीज समझनी पड़ेगी। फिर जब मैंने जॉब ज्वाइन करी, जब मैं आगे बढ़ा और इंडस्ट्री में और आगे आया, पॉलिश लोगों के साथ मिला, मेरे बॉस ने मुझे एक चीज़ सिखाई और मैं रियली में मतलब मैं आज भी नाम भी लेता हूँ, अवनीश जैन जी, मेरे गुरुजी अवनीश एंड मनीष एंड आशीष जैन। उन्होंने मुझे ये सिखाया, भाई आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है ना, यू वांट टू बिकम अ CEO ऑफ अ कंपनी, यू वांट टू बिकम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी, यू हैव टू गेट इनटू सेल्स। सिंपल, बहुत बढ़िया बात, सिंपल फॉर्मूला है बॉस। लिख लीजिए बॉस। आप चाहे डिजाइनर हो तो आप अपने डिजाइन को बेच रहे हो, आप अगर एक बढ़िया सेल्समैन हो तो आप अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, अरे आप लड़की पटा रहे तो अपने आप को बेच रहे हो, हर जगह आपको अपने आप को बेचना है भाई। आपको बेचना है ना, तो बस भाई दिमाग में ना ये चीज छप गई। और वैसे भी अपन लोग सेल्स में थे ही, और उससे पहले मैं जब BPO में हम लोग थे वहां पे हमने सेल्स, तो दुनिया भर में ना दिमाग में आ गया कि बहुत सेल्स तो है। तो अल्टीमेटली फिर घूम के वही पॉइंट आया जो मैंने जॉब करी 10 ईयर्स, इसने मुझे कितना हार्ड कर दिया था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। जनरली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेरा पार्टनर है, जो गौरव भाई हैं, वो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने 15 साल नौकरी करी। तो आइडियली इफेक्टिवली आप देखो, 15 साल उनका, 10 साल अपना। तो ब्रांड कैटल डे 1 पे 25 साल एक्सपीरियंस के साथ मार्केट में उतरी है। आप ये कह लो, और हम 25 साल के कॉन्टैक्ट्स भी मिल गए, 25 साल के कॉन्टैक्ट्स मिल गए, वो अपना भरोसा मिल गया। तो इसीलिए तो जब अब मैं दोबारा आता हूँ, हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था बड़ा अच्छा फ्रेंड, मैं एक बार थोड़ा और डीप डाउन करूंगा, बिकॉज ये पॉइंट बहुत वैलिड है विकास जी, इसलिए मैं चाहता हूं मैं थोड़ा इस पे 2 मिनट और बात करूं। जब आपने फ्रेंड लिस्ट पे फोन किया तो कितने लोगों ने बोला विकास तू पागल हो गया है? तो देखो कितने % होंगे? अगर आपने 100 फोन किए होंगे तो कितने फ्रेंड्स ने ऐसा बोला? शुरू के 10 लोग हैं, उन्हें सबने ना कर दी थी। ठीक है भाई, इस टाइम पे तो ना अपने हालात खराब है, क्योंकि कोई कहीं पे कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है तो उसकी नौकरी आई हुई है खतरे में। कोई कहीं पर अपना बिजनेस उसने 1 साल 6 महीने पहले शुरू किया था, वो एकदम डाउनफॉल पे चल रहा है, बिकॉज वो टाइम ही ऐसा था, वो वक्त एक्चुअल में बड़ा हुआ था। अच्छा, आज उनके फोन आते हैं? आज भी मैं फोन, मतलब वो सोचो ना, वो दिमाग लगाओ तो भाई सब रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस टाइम पे क्या वक्त हम लोगों ने देख रहे थे। मतलब मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी एक भी ऐसा आदमी होगा जिसने अपना बिल्कुल परम निकट व्यक्ति नहीं खोया हो। हर किसी ने अपने घर में, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स में एक मौत देखी थी, हर कोई। तो वो जो टाइम था बड़ा क्रूशियल टाइम चल रहा था। फ्रेंड लिस्ट में क्या है ना कि वो उस टाइम पर तो मना था, लेकिन क्या है कि फिर धीरे धीरे ना एक मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं रिजल्ट व्यूअर, फेंस सिटर जिसे हम फ्रेंड्स हैं, जो फेंस पे बैठे होते हैं। कुछ लोग होते हैं रिजल्ट व्यूअर और कुछ होते हैं रिजल्ट अचीवर। कुछ आपके साथ पहले आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो कुछ रिजल्ट अचीव करने के बाद तो फिर आ जाएंगे। तो सारे लोगों का प्यार मिला, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने साथ दिया उनको बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं दिया उनको ज्यादा धन्यवाद, कोई समस्या नहीं है। तो हमें उन चीजों ने आगे मजबूत बनाया। तो मतलब मैं ये एस्टैब्लिश करना चाहता था कि जब आप काम चालू करेंगे तो आपकी जो इमीडिएट संगति है, क्योंकि वो शायद उतनी इवॉल्व नहीं है, तो वो आपको प्रमोट नहीं करेगी, वो आपकी चीयर लीडर नहीं बनेगी। वो सिर्फ यही बताएगी कि आप जो है नहीं कर पाओगे जीवन में कुछ भी, तू यहीं रह जा, तू यही नौकरी कर ले, यही बोलेंगे। और उसके बाद वो ये भी बोलेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं। मतलब वो कह रहे हैं कि तू कुछ मत कर जिंदगी में, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं, इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूं। तो प्लीज अपनी संगति बदलिए। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सेम संगति के बेसिस पे आप नहीं कर पाएंगे। ये मतलब मेरा मैसेज, मैं जानबूझ के इनसे ये क्वेश्चन पूछा। यस। तो अल्टीमेटली फिर दोबारा से, हाँ, तो उस पर आते हैं कि वीवो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे बना। तो ऐसे ही हमने बनाया, तो उनको जरूरत थी, हमने अप्लाई किया, उन्होंने हमें बोला कि आप ऐसे टाइम पे हमारा काम कर सकते हो। मैंने और गौरव भाई ने 3 दस्ताने पहने, मास्क पहना, आपको याद है वो दौर, ऐसे करके हम लोग पहुंच गए चंडीगढ़। और क्या है ना कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भले टीवी में जो मर्जी चल रहा हो, जब आपने ठान ली तो अपन लोग गए, हमने किसी तरीके से उस काम को बहुत अच्छे से किया। और अब आप देखो कि हमारे पास शुरू में भले ही पैसा नहीं था, बट मैंने आपको क्या बोला, अकाउंट खुलने से पहले हमारे बिजनेस में क्या होता है, 50% एडवांस है। अरे वाह, तो वो बहुत बढ़िया बिजनेस है फिर। वो बिजनेस जो है ना, वो एक्चुअली में क्या है कि हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट था 20 लाख रुपीस का, उस 20 लाख रुपए का 50% एडवांस 10 लाख रुपए ये हमें डे 1 पे मिल गया। और इस 10 लाख रुपए ने एक्टेड एज अ सीड फंडिंग फॉर अस। अच्छा, तो बेसिकली आपका कस्टमर ही आपका इन्वेस्टर, मेरा कस्टमर इन्वेस्टर बना दिया। हाँ। तो और अपने को करना भी ऐसे, स्टार्ट विद 0, ग्रो विद कस्टमर्स मनी, एक्सपैंड विद इन्वेस्टर्स मनी।
वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, I बहुत think- बढ़िया बात। लेकिन आज की डेट में होता क्या है? उल्टा है। लोग स्टार्ट विद इन्वेस्टर मनी, ग्रो करते हैं कस्टमर मनी से और एंड हो जाते हैं जीरो पे। Zero, सही। और आप हम सब देख ही नहीं क्या बबल चल रहा है। तो इसलिए पहले बिजनेस के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। और वो आप तभी हो पाओगे जब आप डेली के वो ईएमआईज के टेंशन, वो चीजें जब आप झेलोगे और आपके अंदर वो सहन शक्ति आएगी, तपोगे। और उसके बाद फिर आप जब इन्वेस्टर का फंड लेते हो तो आप एक एक पैसा बहुत सोच समझ के यूज करते हो, जो हम लोग बहुत सोच समझ के यूज करते हैं। अभी हमने छोटा सा एक प्री आईपीओ फंड, मतलब बल्कि आप समझ लो कि हमें कितना बेनिफिट हुआ। हमने एक ब्रांड वैल्यू बनाई, ब्रांड वैल्यू बनाते ही अब हमने सोचा कि चलो ठीक है, हम कंपनी को लिमिटेड करते हैं, लिमिटेड करके आईएसआईएन लेते हैं और एक छोटा सा मार्केट में ग्राउंड रख के देखते हैं कि हमारे ऊपर डिपस्टिक करते हैं कि हमें को ट्रस्ट करता नहीं करता। आप जानते ही हैं, बिलीव कीजिए, मतलब विद इन अ वीक ब्रांड कैटल के ऊपर 2 करोड़ की फंडिंग हो गई, वाह, बिना किसी उसके। वाह, हमने कोई इसकी कोई पब्लिसिटी या कोई चीज नहीं करी, हमने सिर्फ अपने सर्कल में थोड़ा सा हल्का सा फैलाया। फ्रेंड्स एंड फैमिली हो गया, फ्रेंड्स एंड फैमिली, मतलब फैमिली तो बिल्कुल नहीं, फ्रेंड्स को ही, मतलब जो हमारे इन्वेस्टर जो जानते हैं, उन्होंने देखा कंपनी के बारे में बहुत अच्छा है। अच्छा, इन इन्वेस्टर्स में से काफी लोग वो भी होंगे जिन्होंने शायद आपके साथ पहले काम किया हो, देखा हो, आपकी ग्रोथ जर्नी को देखा हो। कुछ लोग थे ऐसे भी, और कुछ लोग नहीं भी थे, बिल्कुल न्यू लोग हैं। मतलब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है जो आपको जानता हो, जो आपको नहीं जानेगा ना वो भी आप पे ट्रस्ट करेगा। आपका कस्टमर वो भी बन सकता है, इन्वेस्टर बन सकता है। आपको सिर्फ घोड़े की तरह एक लेवल पे फोकस अप्रोच के साथ अपने आप पे काम करना है। बहुत बढ़िया। आप सिर्फ ईमानदारी से काम करते रहो, नेचर आपको रिवॉर्ड करती है। बहुत बढ़िया। और कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं होने देती। ये तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो वीवो के बाद फिर आपके इसमें प्रॉफिट कितना हुआ 20 लाख के बिजनेस में? तो हाँ, तो हमने क्या करा कि हमने फिर यही सोचा कि हमने इसको काम को अपने अच्छे से करवाया, और फर्स्ट प्रोजेक्ट में ही हमारे को नियर अबाउट 30% का मार्जिन बचा। मतलब 6 लाख रुपए के आसपास का आपका प्रॉफिट हो गया। हाँ, उस टाइम पर हमें इतना बेनिफिट हुआ, तो हमें लगा यार कि चल ठीक है भाई। तो हमने फिर धीरे धीरे फिर जब इनका सेकंड कस्टमर कौन था? सेकंड कस्टमर ही फिर वीवो ही था। वीवो नहीं, हमें देखो, हमारे साथ ब्यूटी क्या है ना, हम कस्टमर की सर्विस इस लेवल की करते हैं कि वो हमारा रिटेन है। कस्टमर एक बार जो ब्रांड कैटल में आ गया, शायद हम ही किसी कारण की वजह से ना कर पाए व्यापार, लेकिन हमें किसी कस्टमर ने आज तक ये नहीं बोला कि हम आपको काम नहीं देंगे। आप 20 लाख के बाद सोचो, हमें वीवो ने दूसरा प्रोजेक्ट दिया सीधा 60 लाख का। वाओ, 30 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा वहां पे केरला में। अच्छा, अब कोविड उस टाइम पे केरला में अपने चरम काफी ज्यादा था, आपको हाँ, याद होगा वो yes, तो। yes, yes. तो वहां पे कोई नहीं जा रहा था। ब्रांड कैटल पहुंचे ब्रांड कैटल के रण बांकुरे। वहां जाके हमने उस प्रोजेक्ट को 60 या 65 दिन का टाइम था, हमने उसको विद इन 45 डेज खत्म कर दिया। वेरी नाइस। वीवो ने हमें एक और फ्रेश ऑर्डर दे दिया सीधा 1 करोड़ का। वेरी नाइस। मतलब विद इन स्पैन ऑफ 3-4 महीने आपका 5 गुना का टर्नओवर एक ही क्लाइंट ने दे दिया। होता गया। और पहले 3 महीने तो हमारे खाली गए, अप्रैल मई जून। जुलाई में हमारी पहली बिलिंग हुई, और पहला बिलिंग सेशन ही, पहला मंथली बिलिंग ही हमारा सीधा 1 करोड़ से खट से शुरू हुआ था। वाह। तो वो जो जर्नी थी ना, अब वो फसल जो मैंने काटी वो है, वो पहले जो मैंने बीज बोया था अपने जॉब के दौरान, जहां जो मेहनत करी थी, वही आपको फ्रूट देता है आगे। तो गाइस, जब आप जॉब कर रहे हो, अपनी लिस्ट बनाओ, रिलेशनशिप्स बनाओ, क्योंकि वही रिलेशनशिप आपको इमीडिएटली बिजनेस में आपको किसी ना किसी तरीके से, या पार्टनर के तरीके से, या कस्टमर के तरीके से, या इवन इन्वेस्टर के तरीके से फायदा दे सकते हैं। जॉब को जॉब की तरह नहीं करना, मालिक की तरह करना है। और जब आज मैं मालिक बन गया हूं अपनी कंपनी का, तो मैं अपनी कंपनी को जॉब की तरह करता हूं। टाइम पे 9 बजे पहुंचना है, काम करना है, बहुत बढ़िया। और रात को 12 बजे तक काम करना है। तो आप सोच के देखो, जो बंदा 18 घंटे काम कर रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उनसे बड़ा कोई बन जाएगा क्या? सोचो ना, मतलब जो 3 घंटे 4 घंटे सोना है, अपनी मेहनत पूरी शिद्दत लगाते रहो, आपको नेचर रिवॉर्ड करती रहेगी। लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है सक्सेसफुल होना से ज्यादा सक्सेसफुल रहना इंपॉर्टेंट है। मतलब वो एक ऐसी जगह है जहां पे आपको हर दिन हर मिनट भाड़ा देना है, तभी आप सक्सेसफुल, तभी आप रिटेन हो पाओगे। नहीं तो आप बहुत जल्दी गिर जाओगे। बहुत केसेस हमने ऐसे देख लिए हैं। मतलब आप बहुत सारे ऐसे केसेस आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कैसे, कौन से बिजनेसेस हैं जिन्होंने समझ लिया था अपुनिच भगवान है, और फिर भगवान ने बता दिया कि एक्चुअली भगवान कौन है। अब है ना, थोड़ा और अंदर चलते हैं बिजनेस के। और देखिए, कोई भी बिजनेस, मजा आ गया, बात हो गई, अच्छा है, वीवो, ये कल्याण, ये सब ठीक है, चलो जी। उसमें और आऊंगा। पर एक बिजनेस का ना एक फाइनेंशियल मॉडल होता है, राइट? ठीक है। तो फाइनेंशियल मॉडल जो होता है बिजनेस का, वो ये बताता है। और फाइनेंस में मैं आपको बताता हूं मेरे एक्सपीरियंस से, मैं तो बहुत एसएमईज के साथ काम करता हूं। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्रॉफिटेबिलिटी, कि प्रॉफिट क्या है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो। क्योंकि प्रॉफिट कभी कभी ऊपर नीचे हो जाए, चलता है। कैश फ्लो है, इसको ऐसे समझिए कि कोई बहुत जबरदस्त बॉडी बिल्डर है, ठीक है, उसने अपनी बॉडी पे बहुत मेहनत करी है, पर अचानक से उसको सांस आनी बंद हो गई, तो उस बॉडी का कोई फायदा नहीं, वो मर जाएगा, राइट? तो इसी तरीके बिजनेस में प्रॉफिट जो है ना, वो आपकी बॉडी बिल्डिंग है, कि आपकी बॉडी कितनी तंदुरुस्त है।
पर कैश फ्लो जो है ना वो आपकी सांस है। एग्जाम्पल मैं इसको और ब्रेक डाउन करता हूँ। प्रॉफिट तो साल के अंत में नजर आएगा, हाँ। कैश फ्लो डेली की डेली का रणभूमि है, हाँ, रणभूमि। डेली की रणभूमि है। रोज की तो आपका एक छोटे बंदे को या एक व्यापारी को आज अगर इसमें घुसना है तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना होता है? क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है, कैश फ्लो कैसे फ्लो करता है, वेंडर को कब पैसा देना होता है, कस्टमर से कब पैसा आता है। आपके बिजनेस में एक और जो इशू आता है वो है रिटेंशन का, कुछ पैसा होल्ड हो जाता है, राइट, जो एक आधे साल बाद मिलता है। तो इसको ना डिटेल में ब्रेक डाउन कीजिए और उसके बाद हम अगले सेक्शन में चलेंगे कि इन्होंने गुच्ची जैसे कस्टमर, मार्क्स एंड स्पेंसर जैसे कस्टमर कैसे एक्वायर किए। अब आप ये देखिए कि रिटेंशन की आपने जो बात करी, प्रॉफिट कैश फ्लो, एक ऑर्डर लेते हैं, 1 करोड़ का ऑर्डर मिला, 1 करोड़ का ऑर्डर मिला। हाँ। मैं उससे पहले एक 10 सेकंड लूंगा ताकि हमारी ऑडियंस को ये बहुत जरूरी क्लियर हो कि हमने सारी बातें पॉजिटिव करी, अच्छी करी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि हम भगवान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं। और मैंने जो गलती करी वो मैं नहीं चाहता कि अपनी ऑडियंस करे। आज का एंटरप्रेन्योर अगर खड़ा हो रहा है, वो अपने को देख रहा है, वो अपने को एक रोल मॉडल मान रहा है, तो वो समझ के चले, नहीं बॉस मैं अगर स्मार्टर आप तब हो जब आप अपनी गलती से सीखते हो, और सुपर स्मार्ट आप तब हो जब आप दूसरी की गलती सीखते हो। तो हमारे से गलती क्या हो गई? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। अपन ने सेल्स पे ध्यान दिया, सबसे पहले जो धंधा चाहिए, कस्टमर तो आए, फिर उसकी मार्केटिंग पे भी ध्यान दिया, पार्टनर पे ध्यान दिया, पार्टनर पे ध्यान दिया, एंटरप्रेन्योर खड़े करे, सब चीजों पे ध्यान दिया। कहीं ना कहीं हमारे से भी फाइनेंस वाला जो एंगल था ना वो लूज एंड रह गया। क्यों? क्योंकि मैं काम लाने में भाग रहा हूं और गौरव भाई काम को करवाने में सोच रहे हैं। एक एंगल हम लोगों से फाइनेंस का मॉडल कहीं ना कहीं एक छोटा सा लूप होल रह गया। लेकिन उसको लेकर धीरे धीरे जब आप चीजों पे आते हो तब आपकी आंख खुलती है, अरे यार ये क्या हो गया। आपको डे 1 से उस पर अटैक बना के रखना है, क्योंकि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल इतना है, हमारे धंधे में रिक्वायरमेंट ही इतनी ज्यादा है, क्योंकि रेगुलर काम है और हमारी रेगुलर मेहनत थी। हम रोज कुआं खोद के पानी पीने वाले व्यक्ति, हम सस्टेन नहीं हुए। हम ये नहीं कि हम आराम करके बैठ गए, मतलब उसको बोलते हैं ना कि हम अपनी ये नहीं हुआ कि हमने एक मालाबार, आपको ग्रोथ चाहिए थी, मतलब हमने मालाबार कर लिया, हमने ये पीएमजे कर लिया, हमने ये कर लिया और हम बैठ गए। नहीं, हम डेली भागते रहे। अगर हम डेली नहीं भागते, हमने वो रोज की जो हमारी कस्टमर एक्वाजिशन हुई है ना, उसी ने हमको बचा के रखा, अदरवाइज तो हम डूब जाते। क्योंकि फाइनेंस का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे बड़ा एक्सपर्ट तो मुझे नहीं लगता इस हिंदुस्तान में फाइनेंस के ऊपर कोई है। आप मतलब दुनिया जानती है इस चीज को। नाउ हम क्या सोच रहे थे कि यार हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड में, और एंड में प्रॉफिट आएगा, किसी में 50% आया, किसी में 20 आया, किसी में 10 आया, किसी में 5 आया, उसके हिसाब से एक एवरेज आउट करके आगे गए। 25-30 हो गया। चलो, कैश फ्लो के ऊपर ध्यान ही नहीं गया। कैश फ्लो पे ध्यान नहीं गया। अब ध्यान नहीं गया तो क्या ना, अपने 2 मॉडल है, एक तो साइट का मॉडल है जो काम चल रहा है, और एक फैक्ट्री का मॉडल है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहां पे आप सोचो कि ये कहीं ना कहीं चीज ऐसी हो गई कि हमने दोनों मॉडल को पैरेलल चलाया है, तो हम कहीं ना कहीं सरवाइव कर पाए। अगर हम सिर्फ एक पे डिपेंड रहते, वहां से नहीं होता। तो अगर यहाँ पे ये अगर मेरा डिप जा रहा है तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री उसको सपोर्ट कर देती है, फैक्ट्री में काम कम में डिप जा रहा है तो कहीं ना कहीं साइट वर्क उसको सपोर्ट कर देता है। तो क्या है कि कहीं ना कहीं ये वाला जो मेथड है, कैश फ्लो जो आपने लिखा, राइट वर्ड आपने एप्ट वर्ड लिखा है, कैश फ्लो कह लो या इसको वर्किंग कैपिटल कह लो, क्या मतलब दिनचर्या कैसे चलता है, सबकी तनख्वाहें कैसे चलेगी, जीएसटी देना है, राइट। तो ये सब चीजें चले, तो उसके लिए जो रिटेंशन मॉडल है कि जैसे मान लीजिए कि 1 CR का हमने प्रोजेक्ट, एक नया पेज ले लेते हैं, हाँ, प्रॉपर 1 CR का एक ऑर्डर, 1 CR का एक ऑर्डर हम पकड़ रहे हैं। कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे कैश फ्लो बनेगा, कैसे होगा, ये अब विकास भाई पूरा समझाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर पेन लेके बैठना भाई, ऐसा सेशन मिलता नहीं। पकड़ लीजिए, आपने 1 करोड़ का आपको परचेज ऑर्डर आ गया, ठीक है, पीओ कहते हैं, ओके, पीओ कहते हैं परचेज ऑर्डर को, या कई कंपनियों में वर्क ऑर्डर बोला जाता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो तो दे कॉल इट वर्क ऑर्डर। नाउ 1 करोड़ के ऑर्डर को अब आपने कैसे ब्रेक डाउन करना है? आपको सबसे पहले तो उसको जुड़नी है कि आप इसमें डालोगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि पहले आपको ये पता होना चाहिए बॉस कि मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आना है। अब ये भी मैंने भी कुछ दिनों पहले किसी महारथी से सीखा, ठीक है, तो मैं आपको ये चीज बताऊं, वो महारथी कौन है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है ना, कि हमें पहले पता ही नहीं था। हम क्या सोचते थे, यार 1 करोड़ का ऑर्डर आया, हमने इसको खर्चा करके 80 लाख रुपए में काम कर दिया और 20 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया। क्योंकि उस टाइम पे तो पेमेंट आ रही है, आप उस टाइम पे उस पेमेंट को यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको यहां पर गेम करनी है, आपको पहले ही निकाल लेना कि मेरा एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होने वाला है इस 1 करोड़ के ऑर्डर पे। उसके बाद जब आप आपको कैलकुलेट डे 1 पे कर लेना है। लोग करते हैं कॉग्स को, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं, एक बजट शीट बना सकते हैं कि एक आइटम की लकड़ी कितनी लगनी है, पेंट कितना लगना है, लेबर कितनी लगनी है, कितने घंटे की लगनी है। उसको हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है BOQ,
ओके, बिल्स ऑफ क्वांटिटी, बिल ऑफ क्वांटिटी, एक एक क्वांटिटी का प्रॉपर चार्ट बना लो, कितना सीमेंट, कितनी रोड़ी बच रही है। Absolutely. जब आपने बिल ऑफ क्वांटिटी बीओक्यू मेजर कर दिया और आपको पता चल गया, आपने कंटिजेंसी फंड 10% और इस प्रोजेक्ट में गलती हो जो कि आपकी वर्किंग बीओक्यू की वर्किंग क्या है ना, पीओ आने से पहले ही होती है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट उठा रहे हो तो आप पहले बिड करते हो ना, आपको पता ना आप क्या कॉस्ट भरने वाले हो। और शुरू में हमने बहुत गलती करी कि प्रोजेक्ट उठाने के चक्कर में किसी भी औने मोने रेट पे उठा लो, मत करो ये गलती। कोई बात नहीं, कस्टमर काम बिल्कुल देगा आपको, आप अपने सर्विसेज पे फोकस करो, सिर्फ काम उठाने के लिए काम नहीं उठाना। सेइंग अ नो इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया बात भाई, नो बोलना सीखो। आजकल क्या है ना, देखो यूएस में, यूके में कॉन्ट्रैक्टिंग की इन चीजों की बड़ी वैल्यू है, वहां पे लोग इस चीज की वैल्यू करते हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है ना, लोग ठेकेदार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। तो आप अगर अपनी इमेज को उसी तरीके से बना के रखोगे, हाँ बाबूजी मुझे काम दे दो, बटन दबाया नागपुर पहुंच गया, बटन दबाया कहीं पहुंच गए, नहीं, आप अपने लेवल को मेंटेन करो भाई। आप एक सर्विस दे रहे हो, आप उसकी जीवन से उस समस्या को निकाल रहे हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक ज्वेलर की हेल्प कर रहा हूँ, वो ज्वेलर अपने बिजनेस पे फोकस करे, ज्वेलरी के बिजनेस को कैसे और एक्सपैंड करे, अपने डिजाइन को कैसे एनहांस करे, उस पे फोकस करे, स्टाफ हायरिंग पे ध्यान दे। और मैं उसको स्पेन से निकाल रहा हूं कि आपको अपना स्टोर खोलना है, एग्जांपल एक नेक्स्ट शहर में आपको स्टोर खोलना है, उसकी सारी टेंशन हमने ले ली, तो हमने उसका बहुत बड़ा हेडेक ले लिया है और हम उसके बदले पैसे ले रहे हैं, हम उसको पेन से रिलीज कर रहे हैं। देखिए, ठेकेदार छोटा नहीं होता। आपको मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं। देश के सबसे बड़े ठेकेदार है लार्सन एंड टुब्रो। हाँ, एलएनटी, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, टॉप 20 कंपनीज ऑफ इंडिया। अडानी बहुत बड़ा ठेकेदार है भाई, चाहे वो एयरपोर्ट्स बनाते हैं, पैकेज बांटता है, सीधा पैकेज बांटते 40-40, 50-50 करोड़। तो ठेकेदारी गलत काम नहीं है। और एक चीज याद रखना, जब तक बढ़ेगा इंडिया तब तक बढ़ेगा ठेकेदार। क्योंकि इंडिया में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो ठेकेदार तो चाहिए, काम चाहिए। और ठेकेदारी भी जैसे इन्होंने कहा बहुत चीजें हैं, सिविल है, इंटीरियर है, एमईपी का ठेकेदार अलग होता है, छोटी छोटी चीजों के होते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, इतना बड़ा वाइट स्पेस है यहाँ पे, बहुत वाइट स्पेस है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ब्यूटी ऑफ बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज का कितना बड़ा समंदर है वो बताने वाला हूँ जी। तो आप समझ लीजिए कि आपने पहले बीओक्यू 10% कंटिजेंसी रख लिया। सबसे पहले डे 1 पे ना आपको आपका जीपी डिफाइन होना चाहिए। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपको डिफाइन होना चाहिए डे 1 पे कि भाई क्या आने वाला है, क्योंकि इसी जीपी, ये आधार है। इस जीपी में जब आप ओवरहेड भी अपने माइनस कर दोगे और निकाल दोगे, तो आपका ओवरहेड निकालने के बाद आप एनपी पे पहुंचोगे। आपको किस लेवल पे वर्किंग करनी है वो सिखा रहा हूं मैं आपको, जो हमसे मिस हो गया, हमने डे 1 पे नहीं करा। आप जीपी पकड़ो, जीपी से आप एनपी पे आते हो, एनपी से आप और नीचे आ जाओ एबिटा लेवल पे। सबने सुना होगा एबिटा क्या होता है, तो आप एबिटा लेवल पे आओ, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। जब आप एबिटा भी क्रॉस कर देते हो, फिर आता है आपका निकल के पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि टैक्स भी भरना है। आपने इतना निचोड़ करके प्रॉफिट बना लिया, अब टैक्स भी इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको देना पड़ जाए, तब आपका निकल के आएगा पैट। और ये है असलियत, ये है असलियत। हमारे यहां कहा जाता है रेवेन्यू इज वैनिटी। रेवेन्यू का मतलब होता है आपका जो रेवेन्यू, ये रेवेन्यू, हाँ, ये हो गया आपका अहंकार। मैंने 100 करोड़ का बिजनेस कर मतलब दिया, 200 करोड़ का बिजनेस कर दिया, टॉप लाइन कह लो उसको आपने। तो रेवेन्यू इज वैनिटी, रेवेन्यू अहंकार है। यस। प्रॉफिट इज सैनिटी, मतलब आपकी बुद्धि है। पर कैश फ्लो इज रियलिटी। अरे वाह, चीज कैश फ्लो है, ठीक है। तो आते अभी पैट भी काफी नहीं होता, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब नहीं, पैट तक निचोड़ है। तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट के डे 1 पे इतनी डीप वर्किंग करनी है ताकि आपको पता हो कि मैं क्या बचाने वाला हूं। नहीं करते लोग, कोई नहीं करता, मतलब हमने तो नहीं करा था। क्योंकि क्या होता है ना, प्रोजेक्ट आया, भाई तू यहां भाग, तू वहां भाग, उस भाग दौड़ में। इसीलिए डे 1 पे फाइनेंस पे कंट्रोल रखो। एक समझदार व्यक्ति फाइनेंस रिलेटेड मतलब राय उसमें रखो, अपने ऑन रोल रखो, और संजय सर जैसा व्यक्ति कंसल्टेंट रखो जो आपको फाइनेंस में डे 1 पे नॉलेज देता रहे, क्योंकि वो बहुत जोक सपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट इशू है। नहीं, नो डाउट। और हम एंड ऑफ द डे पूरा व्यापार इस पे डिपेंड करता है। सांस आनी बंद हो गई तो सब तो खत्म है। हाँ, बिल्कुल सब खत्म है। क्या बना लोगे बिजनेस? तो अल्टीमेटली ये जो एक मैट्रिक्स है, आपने इस मैट्रिक्स पे अगर काम कर लिया, मैं कह रहा हूं आपकी कंपनी जीवन में कभी भी लॉस की शक्ल देखेगी ही नहीं। अब हम आते हैं वापस कि 1 करोड़ आया, सबसे पहले जीपी आएगा, राइट। जीपी के बाद एबिटा आएगा, ठीक है। एबिटा के बाद इंटरेस्ट माइनस होके हम पीबीटी आ जाएगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक बार मैं मानता नहीं हूं। फिर पैट आएगा। तो आइए 1 करोड़ के ऑर्डर में जीपी जनरली कितना होना चाहिए? 35% जीपी होना चाहिए। यानी कि अगर 35 लाख रुपए आपका मटेरियल निकाल के प्रॉफिट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब आप गाइस, ये बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अच्छा, इसके बाद आपके सेल्स एंड मार्केटिंग सैलरी, जो एचओ की सैलरीज है। अब मैं आपको यहीं पर ना एक चीज दिखाता हूं। हम क्या सोचते हैं, हम 20% पे 15% पे प्रॉफिट पे काम करें, मिनिमम तो इतना कमाओगे ना भाई, वरना 12% पे तो टके पे इंटरेस्ट पे पैसा दे दो। अगर धंधा कर रहे हो, अगर आपको यहां 10 चाहिए, अब आपको कैलकुलेशन देखो कितने तरीके से निकल के आएगी।
हम सोचते हैं कि यार हमने 1 करोड़ में 80 लाख में काम कर लिया तो हमारी 20%, 15%, 15 लाख रुपए बच गए एग्जाम्पल। अब आप इस कैलकुलेशन को क्योंकि 5% तो वो रिटेंशन कर देगा जो 1 साल बाद देगा, वो तो भूल जाओ, वो तो आपकी रिटेंशन में, रिकवरी में, रेक्टिफिकेशन में, स्नैक्स में कंटिजेंसी पकड़ लो, वो कंटिजेंसी पकड़ लो। अब 35% से जब आप ब्रेक डाउन करते हो एबिटा पे, अब जब इस लेवल तक आओगे अपने ओवरहेड्स जहां से माइनस तो करोगे, ये करीबन 15 से 20 हो जाएगा, ये 20-22 रह जाएगा, 20-22 रह जाएगा मैक्सिमम। कर देते हैं इसको, ओके आपने बोला तो 20 कर दो इसको, 20, ठीक है जी, 20% ही रह गया, ठीक है। पीबीटी आ जाओ, 15% के आसपास ये रह गया, इसमें और 1/3 मोटा मोटी टैक्स चला गया, 10% तो 10% पैट आ गया। तो अब जब भी आप ऑर्डर करो तो इस तरीके से उल्टा ऑर्डर करना चालू करो, ठीक है, कि भाई मेरे को 1 करोड़ के ऑर्डर में 10 लाख रुपए तो घर लेके जाने हैं, सब चीजों के बाद डे वन पे निकाल लो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पहले दिन ही निकाल लो। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ये करते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ज्यादा अच्छा तरीका है। हाँ, एडवांस में से ही अपना प्रॉफिट निकाल लेते, बोले बाकी तुम मैनेज करो, भाई तुम मैनेज करो, बिल्कुल। पर अब इसको मैनेज करने के लिए अगली इंपॉर्टेंट चीज है कैश फ्लो। यस, तो कैश फ्लो आप बताइए कि सप्लायर को कितने दिन में पैसा देना है, बिल रेज कैसे करना है, वो पूरा वर्कफ्लो समझाइए। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपने क्रक्स समझ लिया कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, अब इस पे आते हैं। ठीक है, नाउ अब आपके पास ऑर्डर आया, तो अब आपने 1 CR का ऑर्डर आपने पकड़ लिया। अब आपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए आपको ये देखना है कि एडवांस कितना मिलेगा पहले नेसेसरी। हाँ, तो एडवांस डिपेंड करता है, किसी बिजनेस में 10% मिलता है, किसी कंपनी में 20 मिलता है, किसी कंपनी में 30 मिलता है। इसके अगेंस्ट आपको चेक देना पड़ता है, बीजी देनी पड़ती है, कुछ देना पड़ता है, या मिल जाता है, नाम पे मिल जाता है? नहीं, अगर गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं तो आपको कोई एडवांस नहीं मिलता, 0% है। ब्रांड्स लाइक बिग ब्रांड्स लाइक रिलायंस कोई एडवांस नहीं देता, 0% है। देख लो भाई, क्यों वो रिलायंस है उसका भी पता चल रहा है। तो आप या तो काम इनका करो या मत करो, उनकी पॉलिसी सबके लिए सेम है। अब हमें रिलायंस जैसा ब्रांड अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, तो भाई आप अपनी सेल्फ फंडिंग करो और रिलायंस के प्रोजेक्ट को खत्म करो। अब स्ट्रिंजेंट पॉलिसी इतनी है कि विद इन 35 डेज आपको प्रोजेक्ट खत्म करना है, सारे बिल्स लगाने हैं, उसके 30 डेज में पेमेंट होगी। तो इफेक्टिवली एक 70 दिन का साइकिल बन जाता है, 90 दिन का साइकिल बन के आता है। अरे रे एक्चुअल में बताऊं तो 90 डेज का साइकिल है। रिलायंस फ्री बैठा है बॉस, और वो तो आपसे काम करवाई, मतलब वो गांव के पैसे पे काम करवा रहा है। वो बिल्कुल, वो आराम से बैठा है, आप काम करोगे उसके लिए। अच्छा, आप देखो, हम सोचते हैं कि यार जो बड़ा बिजनेसमैन होता है वो पैसे फेंक के काम कराता है, यहां वो तरसा दिया कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने के लिए, तरसा दिया। और मैं बार मैंने एक बार बहुत मेरी एक वायरल रील हुई थी, मैंने कहा था कि वो लोग बॉम्ब पे वर्क करते हैं, बॉम्ब पे, हाँ, बिल्स ऑफ मटेरियल। आपने वो मोबाइल के बारे में, मोबाइल के बारे में बताया था। मैं आपको बता रहा हूं, एक पार्ट को अंदर खोल के, क्योंकि मैं वहां के कुछ अच्छे सीनियर लोगों को जानता हूं, बात चलती रहती है, वो एक पार्ट को खोलते हैं। आई थिंक आपके साथ भी कभी नेगोशिएशन होगी, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। एकदम नेगोशिएट करते हैं, और उनके ऐसे रूल्स हैं, वो कहते हैं कि सिंगल परचेज वाला एक बंदा वेंडर से मिल ही नहीं सकता। मिनिमम वहां पे 2-3 लोग होते हैं, ताकि फिर करप्शन और ये सब जो होता है वो सब नहीं, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैमरा लगे होते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। परफेक्ट कंपनी है, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। आप समझ लो कि वो उनकी पॉलिसी है, और रादर हमें वैसा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। नहीं, आप सोचो ना, आप उस ब्रांड, आपको ब्रांड नेम आपके पास आ रहा है ना। अब रिलायंस के पास देखो ना, रिलायंस अपने आप में कितना बड़ा वर्टिकल है। एक रिलायंस RRL है, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, एक है RBL, रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड। अब इस रिलायंस ब्रांड्स के पास देखो ना, सुपर ड्राई, आप यू नेम द ब्रांड, सुपर ड्राई, अरमानी, सब इंडिया में लोगों को पता नहीं है जनरली ना। हैमलीज तो रिलायंस ने पूरा ले लिया है। आप सोचिए, सारे ब्रांड्स RBL के अंडर में आते हैं। अभी स्टारबक्स को टक्कर देने के लिए ब्रांड आया प्रेट मैंगर, एक कॉफी शॉप है, इसका फर्स्ट स्टोर सिलेक्ट सिटी वॉक का, ब्रांड कैटल नहीं किया था हमने। तो आप समझ लो कि सारे ये ब्रांड्स हैं। तो आपको इन ब्रांड का नाम अगर अपने उस पर चाहिए, तो आप काम करो उनके साथ, और उनके कंडीशन पे करो, उनके कंडीशन में करो, बड़ी फेयर कंडीशन है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कुछ है भाई आप। और उन्होंने बता दिया पहले। और सुनो, ये तो बात की बात है, इसके लिए भी यू नीड टू क्रैक द एलिजिबिलिटी फर्स्ट। दे विल गो ऑन योर साइट, एवरीथिंग, इफ यू आर एलिजिबल इन देयर पैरामीटर, इफ यू गेट फिट इनटू देयर पैरामीटर, देन ओनली दे विल सिलेक्ट यू। समझ गए? फिर एक प्रॉपर ऑनबोर्डिंग, PQ जैसे कहते हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, प्री क्वालिफिकेशन, प्रॉपर ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है एक बहुत बड़ा। उस प्रोसेस को आप पास करते हो, फॉलो करते हो, तब जाके आप सिलेक्ट होते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को जिंदगी में ना MBA करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है एक बार आदमी रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो के साथ काम कर ले, अपने आप ही आपकी MBA हो जाएगी, राइट, है ना। उनके एक वेंडर बन जाओ किसी भी काम में, और सोचो आपका नुकसान हो रहा है 5-10 लाख, बस वो आप 5-10 लाख की फीस भर रहे हो MBA, और लाइव ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, प्रॉपर OJT है। तो इस तरीके से हुआ, आपने कोई प्रोजेक्ट पकड़ा। तो अब आते हैं जो काम आपको करना है। पेज बदल देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अगर किसी पे एडवांस ही नहीं मिल रहा, तो आप काम कैसे करोगे? मैं वो सिस्टम सिखा रहा हूं जब आप विदाउट कैपिटल काम कर रहे हो। जैसे मैं बिना पैसे के काम करने में स्टार्ट किया। मैंने अपने ब्रांड कैटल तो बिल्कुल 235 रुपए से शुरू किया था। 235 से आज 40 करोड़ की। 235 रुपए में मतलब 100 रुपए मेरे विजिटिंग कार्ड के, 100 रुपए गौरव भाई के विजिटिंग कार्ड के, बस ये 2 हमारे विजिटिंग कार्ड थे, हमारे पास कुछ नहीं था, जेन्युइनली जो बात हो रहा है। तो वहां से हम यहाँ तक पहुंचे। तो आप
आप समझ लो आपको विदाउट कैपिटल काम करना है तो पहले दिन तो आप रिलायंस का ऑर्डर नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपको वो कंपनी चाहिए जो एडवांस दे। जी, सिंपल सी बात है। तो आप पहले फिल्टर करो कि मैं एडवांस का काम कौन करेगा, और जब आप उस लेवल पे आ जाओ तो आप उसी हिसाब से आपको जिस रेशियो में एडवांस मिल रहा है, आप अपने कॉन्ट्रैक्टरों से, अपने सप्लायरों से, अपने पार्टनर से जिनको से आप काम करा रहे हो, अपने एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय को तो सैलरी देनी है, तो कॉन्ट्रैक्टर से जो आप काम करो, आप उसी अनुपात में, अगर आपको 20% एडवांस मिल रहा है तो आप उसे 15% एडवांस में ओके कराओ। जैसे हम मोटा मोटी बैक टू बैक, हाँ, यही मेथड मेरे को मिलेगा तो तेरे को मिलेगा, मेरे को मिलेगा तो तेरे को मिलेगा, लेकिन वो ट्रस्ट सामने वाला आप पे करना चाहिए। वो तब करेगा जो आपने पहले उसके लिए कुछ ना कुछ कर रखा हो। तो गेनिंग वाली बात है। देखो, गिव एंड टेक है सारा, एवरीथिंग इज बिजनेस एंड रिलेशनशिप। देखो, लोग वेट करते रह जाते हैं कि यार मेरे को कैपिटल मिल जाए, कोई इन्वेस्टर आ जाए, कोई पैसा दे जाए, और यहाँ पे 235 रुपए तो होंगे यार, सबके पास ही होंगे, है ना? तो आप अपना फॉर्म भर दो, आ जाओ यहाँ पार्टनरशिप कर लो, सीख लो, उसके बाद अपना कुछ कर लेना। तो आप समझ लीजिए कि जैसे आपको 20% एडवांस मिला, आपने 15 पे दिया, फिर उसने एक काम कर दिया और वहां पे आपका क्या होता है, एमबी बनती है, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट बुक। अच्छा, एमबी बनने के बाद फिर आप अपना फर्स्ट बिल लगा सकते हो, जिसको बोलते हैं आरए बिल, मतलब कि रनिंग अमाउंट। अच्छा, क्योंकि काम चल रहा है, ये चल रहा है, तो रनिंग अमाउंट इज योर कैश फ्लो। अब आपको ये देखना है कि मैं कितनी जल्दी अपने RA1 को अचीव करता हूं। अच्छा, अगर मेरी साइट 45 दिन की फॉर एग्जाम्पल है, तो मैं पहले 15 दिन में ये 20% काम को लगा के इतना काम कर लूं कि वो 20% का काम कम से कम 40% मैं साइट पे प्रूफ कर पाऊं। दिखना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल है, आपकी लेबर भी तो है। दिखेगा क्या? दिखेगा तो सिर्फ मटेरियल। मैंने 20% आपने एडवांस दिया, मैंने 20% का माल पटक दिया, परफॉर्मेंस दिखती है, परफॉर्मेंस दिखती है, ओवरऑल लेबर लगती है, सब कुछ लगता है। तो उसके बाद आप पहले 40% काम करने के बाद आपने 40% का बिल लगाया और आपको फिर 30% और रिलीज हो गया। तो 20% आपको पहले मिल गया, 30% आपको अब मिल गया, 50% साइट रिलीज हुई है, 50% आपको मोटा मोटी मिल चुका है। तो अब आप आ गए सेफ मोड में, अब आप एक सेफ जोन में आ गए हो। फिर अब आप जैसे जैसे काम करते जाओगे वैसे वैसे आप पेमेंट लेते जाओगे। अब आपकी गेम यहां पे क्या मैटर करती है कि आपको यहां पे फास्ट काम करना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये कहानी बहुत पुरानी है, बीत गई। आज की डेट में फास्ट एंड कंसिस्टेंस ओनली विंस द रेस। तो तेज काम करना है, और हमारी कंपनी का मोटो यही है। पहले हमें जो प्रॉब्लम देखते थे हम कि मार्केट की प्रॉब्लम क्या है, 90 दिन साइट चल रही है, 90 डेज तक साइट चल रही है, 100 दिन साइट चल रही है। मुझे याद है 15 साल पहले जब हमारे घर का इंटीरियर हुआ तो 4 महीने लगे थे, लगता है सिंपल था। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मैंने बीके बनाया, बीके यार हम क्यों लेंगे 90 दिन भाई, जब मैंने कॉन्ट्रैक्टरों को, सुपरवाइजरों को एंटरप्रेन्योर बना दिया। तुम्हारी अपनी साइट है, तू एक डिवीजन देख रहा है, दूसरा 2 डिवीजन देख रहा है। ब्रांड कैटल कम अप विद एन आइडिया, we will make your store just in 45 days. Beautiful, very nice. तो ये हमने बहुत बड़ा पेन। अच्छा, 45 दिन में करने का ना क्लाइंट को क्या बड़ा एडवांटेज है, वो है कि एक तो उसका 45 दिन का रेंट बचता है, एब्सोल्युटली 45 दिन उसका बिजनेस प्रीपोन होता है, यानी उसकी सेल्स इंप्रूव होती है, और प्लस इमेज मार्केट में होती है, भाई तेज काम कर रहा है। तो एक एज अ ब्रांड अगर आप 90 दिन लेते हो, या एज अ स्टोर बनाने के भैया आराम से करेंगे, 100 दिन लगाएंगे, तो आपकी भी एज अ बिजनेसमैन रिस्पेक्ट भी कम होती है, रेवेन्यू भी कम होता है, और खर्चे भी ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि तनख्वाह तो देनी है भाई। ऐसा तो है नहीं कि आप एम्प्लॉय को बोल सकते हो कि भाई 90 दिन जब तक स्टोर नहीं बन रहा तब तक तनख्वाह नहीं देनी। अब आप सोचो ना, कितनी बढ़िया बात आपने बोली। सबसे बड़े पॉइंट क्या है कि आप रिटेल स्टोर खोल रहे हो, या तो आप मॉल्स में खोलोगे, हाँ, उनके तो भयंकर होते हैं, या तो आप हाई स्ट्रीट खोलोगे, हाई स्ट्रीट शॉप्स में, जहां पे कोई मेजर मार्केट है। फॉर एग्जांपल बैंगलोर में इंदिरा नगर 100 फीट रोड, एवरीबॉडी नोज दैट। गुड़गांव DLF अपन, तो यही एक एरिया है खोलने वाले, ज्यादातर 600 700 रुपए का रेंट है। अब सोच लो, हाँ एग्जैक्टली, नाउ मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। तो आपने एग्जांपल के तौर पे मॉल ने आपको 90 डेज का एक रेंट फ्री पीरियड होता है। अच्छा, हाँ, फिट आउट पीरियड, शुरू में फिट आउट पीरियड जिसे बोलते हैं, ये फिट आउट पीरियड दे दिया। किसी का 90 डेज होता है, किसी का 75, किसी का 60, डिपेंड करता है किसकी क्या डील है। हाँ, तो 60 डेज तो मिनिमम होता ही होता है। हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम विद इन 45 डेज आपके प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दें, हैंड ओवर, जिसमें आपने लॉन्च कर दिया। अभी स्नैक्स रहेंगे, वो चलते रहेंगे, स्नैक्स रहेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टोर बना दिया और सब कुछ 0, नो, नॉट एट ऑल। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, हैंड ओवर कर दिया, नाउ यू कैन बिल योर ऑपरेशंस। आप अपना बिलिंग स्टार्ट कर दो, माल बेचो। आपको मैंने 15 दिन पहले दुकान दे दी,
अब आप डेली का रेंटल कैलकुलेट कर रहे हो, 15 दिन से मल्टीप्लाई कर लो, 15 दिन का बिजनेस मल्टीप्लाई 15 दिन का बिजनेस मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप डेली का एग्जांपल के तौर पर डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, ज्वेलर का बिजनेस फॉर एग्जांपल मान लो 5 से 10 लाख रुपए का अगर एक दिन का काउंटर है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आप 15 दिन से मल्टीप्लाई कर लो, 1.5-2 करोड़ का आप 2 करोड़ का, और 2 करोड़ तो शोरूम बनाने में लगते हैं। तो जितना पैसा आपको बनाने में लगा ना, ब्रांड कैटल से काम करने के बाद 15 दिन में इफेक्टिवली फ्री हो गया, ब्रांड फ्री हो गए, इफेक्टिवली फ्री हो तो ये है हमारी ब्यूटी। तो जब हम इस पे काम करने लग गए ना, तब लोगों ने किया हम पे भरोसा, और हमारे कस्टमर रिटेन होते गए। तो विकास भाई, मैं एक बार समराइज कर देता हूं, आप मुझे बताइएगा। बहुत सिंपल है कि आपको पीओ मिला, पीओ में आपको एडवांस मिल सकता है, करेक्ट, ठीक है, या एडवांस नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर आपको एडवांस मिल रहा है तो आप अपने वेंडर को या पार्टनर को जो है बैक टू बैक पे रखिए। पर अगर आपको एडवांस नहीं मिल रहा है तब आप क्या करते हैं? ओके, तो पहली तो कोशिश यही रहती है कि हम एडवांस वाले ही क्लाइंट पकड़ें। ठीक है, फेयर इनफ। जब तक आप तैयार नहीं हो जाते, आपके पास कैपिटल नहीं होता, आपके पास नहीं होता कैपिटल, वरना आप अपने पैसा लगा के औरों को बना रहे हो, वो भी कोई बुद्धिमत्ता है नहीं। तो आपको ना अपनी कंडीशन बनानी पड़ेगी कि बॉस मैं आपका काम कर रहा हूँ, आपका पेन पॉइंट दूर कर रहा हूँ, आपको एडवांस तो पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन ठीक है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, आपने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया कि मुझे उसका काम करना है भाई, तो उसकी पॉलिसी नहीं है एडवांस देने की, तो वो आपके लिए पॉलिसी तो चेंज करेगा नहीं भाई, बाकी सारे कर रहे हैं तो आपके लिए क्यों करेगा? तो ठीक है, अब एडवांस नहीं कर रहे हो तो वहां पे अपनी कैपिटल लगाओ, मॉडल वहां पर भी वही रहेगा। तो फर्क इतना ही है कि पहले आपको कस्टमर ने पैसा दे दिया अपना काम कराने के लिए, अभी आप अपनी कैपिटल या फिर आप यहाँ पे कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली है उसको समझा के, या फिर नहीं, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, आपको एक चीज बनानी पड़ेगी अपने साथ, आपको परमानेंट एटीएम रखना पड़ेगा। ओके, ये एटीएम कैसे काम करेगा? एग्जाम्पल के तौर पे हमने हैदराबाद में काम करना है, एक साइट उठानी है, प्रोजेक्ट करना है, तो अब मैं हमारे साथ कुछ पार्टनर्स एसोसिएटेड है, जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है। उनके पास पैसा बड़ा है, कैश है, लेकिन और वो काम ढूंढ रहे हैं कि वो क्या तो किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली, किसी का कुछ कर लिया। तो हम क्या कहते हैं, ब्रांड कैटल में आप जुड़ो, एज अ शेयर होल्डर जुड़ो, ऐसा किसी तरीके से पार्टनर जुड़ो। आपको हमने एक प्रोजेक्ट दे दिया, एग्जाम्पल 1 करोड़ का, 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में डे 1 पे आपको 30 से 40 लाख रुपए चाहिए होंगे। ओके, और आपके पास वो ऑलरेडी है। अगर आपके पास वो कैश पैसा है, तो आप ये 40 लाख रुपए प्रोजेक्ट में डालो, 45 दिन में ब्रांड कैटल काम को खत्म करेगी और प्रॉफिट बांट लो आप इसमें। बहुत बढ़िया, ठीक, विन-विन हो गया, विन-विन सिचुएशन हो गई, इन अ वे फ्रेंचाइजी हो गया, इन अ वे फ्रेंचाइजी हो गया। उसको सामने वाले को काम मिल गया, अब वो उसी एक स्टोर को दिखा के, एक इंटीरियर, एक प्रोजेक्ट को दिखा के और वो अपने ही काम का मालिक बन गया। तो ये आपका एटीएम हो गया, एनी टाइम मनी। ये मेरा एटीएम हो गया कि अगर मेरे को कोई काम ऐसा करना है जहां मेरा एडवांस नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में कोई प्रोजेक्ट वो नहीं मिलता, लेकिन पेमेंट कभी नहीं मिलती, बढ़िया काम है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर साइकिल थोड़ा सा लंबा चलता है, वो लंबा चलेगा। तो आपको पहले से ही, इसीलिए मैंने बोला एटीएम होना जरूरी है, क्योंकि पैसे की वजह से आप प्रोजेक्ट नहीं रोक सकते ना, साइट डिले नहीं कर सकते, क्योंकि साइट डिले हो जाएगी तो बड़ा वो वाला पॉइंट है। अब मैं ना नेक्स्ट सेक्शन पे आना चाहता हूं आपके साथ। अभी तक आपको कैसा लग रहा है वीडियो, प्लीज कमेंट में बताते रहना, लाइक जरूर ठोकना, दोस्तों को बताना। मैं जानता हूं लंबी है, पर मास्टर क्लास है भाई। एक नॉर्मल कोई 1.5-2 घंटे की स्कूल कॉलेज में क्लास अटेंड करोगे, इतना नहीं सीख पाओगे कभी। आदमी जिसने बिजनेस खड़ा किया 40 करोड़ का, वो आपके साथ बात कर रहा है। अब है ना, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है, हमने मॉडल समझ लिया, बिजनेस मॉडल समझ लिया, क्या कर रहे हो, हमने फाइनेंशियल मॉडल समझ लिया, कस्टमर से पैसा आएगा नहीं आएगा, सप्लायर से हम करेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो है कि आप फाइनेंसिंग बैंक से, क्योंकि देखिए आपको कंपनी के एक्सपैंड करने ऑपरेशंस, फैक्ट्री में माल डालना है, वर्किंग कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ही उस पे काम करोगे। आप आपने इतना सुंदर ऑफिस बनाया, टेक्नोलॉजी बिल्ड की, अच्छे महंगे लोग हायर किए, एक अपना रुतबा बनाया, मार्केटिंग करी, तो उसके लिए कैपिटल लगता है। बिना कैपिटल के ये सब काम नहीं होगा। शुरू का काम हो सकता है बिना कैपिटल के, पर इतना बड़ा जब एम्पायर खड़ा होता है, इवन लार्सन एंड टूब्रो बैंक से लोन लेता है, इवन रिलायंस के पास 1.5 लाख करोड़ का लोन है, ऐसा नहीं है। तो वो जो आपने जर्नी रखी, तो उसमें क्या इन लोग को क्या मिल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या स्कीम्स आपने अवेल करी, किस तरीके से आपने अपनी बुक्स बिल्ड करी, ताकि आप, क्योंकि आपके ऊपर आपने भी गवर्नमेंट से डेट, मतलब जो बैंक से डेट लिया, जो गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम्स है उसके तहत, तो वो जरूर समझाइएगा। तो मैंने आपको जैसे बोला कि बिजनेस करने का क्या सबसे बढ़िया तरीका, 3 स्टेप फॉलो करो। स्टार्ट विद 0, ग्रो विद कस्टमर्स मनी एंड एक्सपैंड विद इन्वेस्टर्स मनी। ठीक है, नाउ हमने 0 से स्टार्ट कर लिया, आप 0 से स्टार्ट करते हो, तो जब आप, और बैंक से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। क्या बात है, बैंक से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, बैंक से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। इन्वेस्टर फर्दर है, आगे आप जाओ, लेकिन स्टार्टिंग में बैंक आपकी बहुत मदद करता है। बैंक को बस बेसिक्स, एक बेसिक हाइजीन होना बहुत जरूरी है कंपनी के अंदर। जो फाउंडर्स की क्रेडिबिलिटी, मतलब मैं एज अ कंपनी, मैंने आपको क्यों बोला
कि जॉब करो बिजनेस की तरह, बिजनेस करो जॉब की तरह। तो हम अगर जॉब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कंपनी के अकाउंट से कुछ भी पैसा ले जा सकता हूं अपने घर पे, नो, नॉट एट ऑल। आपको एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करना है और बेसिक हाइजीन अगर बैंक आपका चेक करे और उसमें आप अगर ओके निकलते हो, देन दे विल सपोर्ट यू लाइक एनीथिंग। बेसिक हाइजीन का मतलब, बेसिक हाइजीन का मतलब ये हो गया कि आपकी जो बैलेंस शीट है, P&L है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। तो यानी एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, फाइनेंस का आदमी बिल्कुल होना चाहिए। और आप ना, क्या होता है कि जनरली बिजनेस में लोग क्या होते हैं, अपने प्रॉफिट को छुपाते हैं। आप अपने प्रॉफिट को छुपाते हो, आपको लगता है नहीं यार मैं इतना क्यों दिखाऊं, टैक्स भरना पड़ेगा। भाई गलत है, आज की डेट में भरो, आप दिखाओ। आपको पैट लेवल पे वर्किंग करने की जो मैंने बोला है वो आप दिखाओ उसके अंदर, वो आपको बहुत रिवॉर्ड करेगी, लेटर में रिवॉर्ड करेगी, जो हमको अब कर रही है। तो आप ये समझ लो कि अगर आपने ये चीज मेंटेन करा है तो गवर्नमेंट की बहुत सुंदर स्कीम है, दैट इज कॉल्ड CGTMSE। ओके, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है। तो मैंने जब काम शुरू किया, फर्स्ट सबसे पहले मैंने देखा मुझे बिजनेस कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा। तो मोदी जी ने मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, ये सब दुनिया भर का चला रखा है। लेकिन वो क्या है कि 10 लाख 5 लाख 20 लाख बस छोटा कैपिटल, इतना कैपिटल देता है। तो उससे भी आप कर सकते हो, वो आप डिपेंड करता है कि आपके धंधे में जरूरत कितनी है। CGTMSE एक ऐसा समझ लो वरदान है SMEs के लिए, जो आपको अप टू, पहले हमारे टाइम पे ये था अप टू 2 CR, जब मैंने स्टार्ट किया था, कि 2 करोड़ तक का कोलेट्रल फ्री लोन देता है। मतलब कोई घर नहीं रखना, कोई कुछ नहीं रखना, कोलेट्रल फ्री लोन देता है। और 85% की जो इसकी गारंटी होती है वो गवर्नमेंट लेती है बैंक से। वो गवर्नमेंट, बैंक को गवर्नमेंट देती है कि 85% लोन कवर्ड है, मैं पे करूंगी, मात्र 15% फाउंडर पे करेगा अगर इन केस कंपनी बैंकरप्ट होती है, कुछ नहीं होता तो 2 करोड़ था। हमने पहले, हमें ये लोन 1 CR की सपोर्ट मिली, आपने 1 साल उसकी फीस भरी, अपनी EMIs को टाइम पर दिया, सब कुछ दिया, तो हमारी 1 करोड़ से सीधा 2 करोड़ हो गई। मतलब बैंक के साथ जो व्यवहार है वो ठीक रखो, वो ठीक ब्याज टाइम पे दो, ब्याज टाइम पे दो। हाँ ना। 1 करोड़ से सीधा 2 करोड़ हो गया। अब गवर्नमेंट की स्कीम और बड़ी, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, नो डाउट अबाउट इट। ये मोदी सरकार हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो वरदान है। बहुत बढ़िया। इस 2 करोड़ को इन्होंने सीधा 2023 में कर दिया 5 करोड़। ओके, तो हमने 2 करोड़, हमारे परफॉर्मेंस सब बढ़िया चल रहा है। फर्स्ट ईयर की टर्नओवर 5 करोड़, सेकंड ईयर 10 करोड़, थर्ड ईयर 15 करोड़, फोर्थ ईयर 32 करोड़, और 5 साल हमने 40 करोड़ पे भी क्लोज किया। तो हमारा एक ग्रोथ पूरा अब उस पर जा रहा है, हम एक्सपोनेंशियल राइज कर रहे हैं। 2 करोड़ की जो ये हमारी लिमिट थी, ये सीधा 5 करोड़ हो गई। और अब अभी जस्ट 15 दिन पहले जो न्यूज आई, आप देखोगे ये लिमिट हो गई है अप टू 10 करोड़। अरे वाह। निर्मला सीतारमण जी ने बजट में अनाउंस किया, और ये एंटरप्रेन्योर के लिए रियल एक वरदान है। अब इसके ऊपर नोटिफिकेशन आने वाला है पूरा का पूरा, हम लोग भी अप्लाई करेंगे। तो अब ये 10 करोड़ तक की हो गई है। तो आपको क्या चाहिए बॉस? सोचो 235 रुपए से आप 40 करोड़ का एम्पायर बना दिए और बैंक को यूज किया। तो देखो, बैंक को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, आपका सिबिल बढ़िया होना चाहिए। yes. तो आप ये जो क्रेडिट कार्ड के साथ नेगोशिएशन करते हो, सेटलमेंट्स करते हो, ये सब मत करो। आप बहुत यंग हो, 20-25 साल 30 साल के हो गए, आपको अपना करियर जिंदगी में आगे और बढ़ाना है, कल को आपको व्यापारी बनना है, उस टाइम पे ये सारी चीजें ना आपको काटेंगी। तो बैंक का व्यवहार बिल्कुल सही रखिए, सेटलमेंट्स मत कीजिए, पूरा पैसा वापस कीजिए, एक नियमित तरीके से वापस कीजिए, ताकि आपका सिबिल खराब ना हो। जब नहीं होगा तो आपको भी, आज विकास जी जैसे बता रहे हैं, उनके पास 5 करोड़ की लिमिट है, जिस वजह से वो 40 करोड़ का धंधा कर पा रहे हैं। सोचिए जब ये लिमिट 10 करोड़ की हो जाएगी तो वो 40 का 80 कर सकते हैं। राइट, ठीक है। और उस 80 का फायदा कितना बड़ा मिलेगा उनको। तो ये मैंने फाइनेंसिंग पे बात करी, और बहुत ही सस्ते पे, मतलब 9%, 9.5% पे आपको ब्याज मिलेगा। और आप मात्र समझ लो कि 5 करोड़ हम इसका यूटिलाइज कर चुके हैं। 4 लाख रुपए हर महीना बस इसका इंटरेस्ट भरना है। बहुत बढ़िया। अब आप सोच के देखो, मात्र 4 लाख रुपए महीने पे, मतलब 40 करोड़ पे 40 लाख के आसपास का ब्याज है, और आप 5 करोड़ की कैपिटल यूज कर बैठे हो भाई। इससे बढ़िया क्या? अब आपकी ताकत है कितनी बार उसको घुमा, अब आपकी ताकत है उसे कितनी बार घुमा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा पार्ट आता है फाइनेंसिंग का, जो अभी आपने बताया कि आपने एक प्री आईपीओ राउंड रेस किया। ठीक है, तो प्री आईपीओ राउंड जब आपने रेस किया तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और कैसे आपने वो, मतलब वो जर्नी क्या रही आपकी, और अब आप आईपीओ भी प्लान कर रहे हो बाद में, थोड़े टाइम बाद। तो अब क्या है कि प्री आईपीओ नाउ क्या होता है कि गवर्नमेंट कंपनी को आगे ग्रो करना है, बैंक आपको एक लिमिट तक सपोर्ट करता है, जो आपको एक तरीके से पुश दे देता है। 0 to 1 करता है। हाँ, 0 to 1 करता है। और फर्स्ट करोड़ इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट करोड़ इज इंपॉर्टेंट, देन फर्स्ट 10 करोड़ इज इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट 100 करोड़ इज इंपॉर्टेंट। और वही एक माइलस्टोन है। अगर आपने पहला करोड़ कर लिया तो पहले से 10 जाना मुश्किल नहीं है, फिर 10 से 100 जाना भी मुश्किल नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपको वहां पे बैंक, आप 1 भी हो गए, 10 भी हो चुके, हम 1 भी हो गए, 10 भी हो गए, ऑलमोस्ट 50 भी हो चुके। हाँ, ऑलमोस्ट 50 भी हो गए। तो अब आपने वहां पे जर्नी ले ली, सपोर्ट कर दिया, अब आपको आगे बढ़ना है और लाइफ में ग्रो करना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं आगे बढ़ने के। या तो आप VC राउंड करो,
वेंचर कैपिटलिस्ट लेके आओ अपनी कंपनी में, ठीक है, बोर्ड पे एक अपना वो फाइनेंशियल कंट्रोल रख देंगे, आपको पैसा दे देंगे, आपकी कंपनी आपके बिजनेस के हिसाब से एक मल्टीपल देंगे। या फिर एक वरदान है आईपीओ, ठीक है। अल्टीमेटली जो भी बिजनेस करता है, चाहे वो वीसी राउंड लेके भी आए, वीसी भी ये एक ऐसी समझ लो कि गंगोत्री है जिसके अंदर सबको आके बहना है, मतलब मिलना है। अल्टीमेटली हर किसी कंपनी का एम जो है वो आईपीओ है, और छोटे व्यवसायियों के लिए हम एसएमई आईपीओ कहते हैं, ठीक है। तो एनएससी या बीएससी के स्टॉक पे आप लिस्ट होते हो, बोर्ड पे लिस्ट होते हो, एक प्राउड मोमेंट होता है, हर घंटी बजाते हो आपको, घंटी बजाते हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लिस्ट हो गए, आप उसी दिन से डे 1 पे आप रिलायंस, टाटा जैसी कंपनी की सूची की लिस्ट में घुस जाते हो। वैसे जस्ट बता दूं, आज भारत में 12 करोड़ से ज्यादा व्यापार है और स्टॉक एक्सचेंज पे मात्र 5,500-6 हजार कंपनी है। बिल्कुल, मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा वाइट स्पेस है ये भी, कि अगर एक व्यापारी भारत में अच्छे से बिजनेस करे तो फंडिंग की कमी मेरे हिसाब से अब हमारे देश में नहीं, क्योंकि 25-30 हजार करोड़ का तो महीने का एसआईपी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है। तो अब आप सोच लो कि जब आपको आईपीओ या एसएमई आईपीओ में जाना है, तो ये जो पैसा आप इससे रेज करते हो ना, आईपीओ की जो गेम वीसी होता है आपके टॉप लाइन के ऊपर, उस पे आपको मल्टीपल मिलता है, ठीक है। आपके एक्स पे अगर आपका मान लो 40 करोड़ का बिजनेस है, तो आपको या तो 4, अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस हो तो सकता है 10x मिल जाए, अगर कन्वेंशनल बिजनेस है तो सकता है 2x मिल जाए, 3x मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन योर पिच एंड एवरीथिंग बिजनेस। आईपीओ आता है पैट के ऊपर, यानी आप मुनाफा कितना कर रहे हो भैया, मुद्दे की बात है, क्योंकि आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जनता के पास जाता है, पब्लिक दे रही है पैसा आपको, पब्लिक पैसा दे रही है, पब्लिक जब पैसा दे रही है तो भाई आप पहले दिन से प्रॉफिट कितना कर रहे हो। वीसी आपके विजन में पैसा लगाता है, आपके परफेक्ट पर्टिकुलर मॉडल में लगाता है, बट पब्लिक आपके रिजल्ट पे पैसा लगाती है कि अब तक आपने क्या उखाड़ा है, सिंपल सी गेम है। तो जब आपको आईपीओ और एसएमई आईपीओ का, तो पैट की गेम में हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, हमने जो रेस किया, तो आईपीओ की जर्नी एक छोटी सी क्या होती है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड करना है, ये सब सुन लीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड से अगर प्रोप्राइटर है तो पहले प्राइवेट लिमिटेड करो, फिर लिमिटेड करो, डायरेक्ट कन्वर्जन कर लो। दूसरा स्टेप होता है आपको ISIN नंबर लेना है फ्रॉम NSDL एंड फ्रॉम CDSL। ओके, हाँ, जो गवर्नमेंट की डिपॉजिटरीज हैं, एजेंसीज हैं, वहां से आपको ISIN लेना है। ये अपने आप में ना, ये दोनों काम ही 6 महीने के प्रोसेस लेते हैं क्लियरली। और तीसरा स्टेप है आपको अपने शेयर्स को डीमेटेरियलाइज कराना है, ठीक है। मतलब आपको अपने शेयर्स जितने जो फिजिकल होते हैं उसको आपने डीमैट के रूप में, जिस तरह से हम रिलायंस का शेयर खरीदते हैं वो सब करते हैं, हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। फिर फोर्थ स्टेप होता है आपको अगर फंडिंग की तुरंत जरूरत है, कंपनी में ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ी सी लिक्विडेशन चाहिए, तो आप एक छोटा सा प्री आईपीओ राउंड करते हैं। मुझे लगता है इससे आपको ये भी पता चल जाता है मार्केट में आपको लेके क्या चल रहा है, आपको मार्केट में एक्सेप्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे, एक्सेप्टेबिलिटी बिजनेस की है या नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस वो बड़ा बनने लायक है या नहीं है। फिर फाउंडर का विजन आता है, फाउंडर का पैशन आता है, वो अब तक का रोल आता है। फिर प्री आईपीओ राउंड आपको अगर रेस करना है छोटा सा, तो आप वहां पे अपनी इक्विटी डाइल्यूट करते हो और आप अपने अंदर एक एंकर इन्वेस्टर या कुछ लोग लेके आते हो। एंड देन फिफ्थ स्टेप होता है सीधा DRHP फाइल करो, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टिव, और फिर आपको ये आईपीओ की जर्नी पे ले जाएगा। ठीक है, तो आप अभी यहां तक आ गए हो। हाँ, हमारी लिमिटेड हो चुकी है, ISIN हमने कर दिया है, डीमैट शेयर हो चुके हैं, प्री आईपीओ में हमारा प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस DD IBBI रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आपको वैल्यूएशन निकलवानी है, जिसमें कोई पैसा वैसा नहीं चलता, प्रॉपर तरीके से वो वैल्यू करेगा, आपकी बुक्स देखेगा, बिजनेस देखेगा। आप, मेरा इंटरव्यू हुआ था बेसिकली, आपका इंटरव्यू होगा, है ना। देखिए, एक बात समझिए कि उधार जो होता है उस पर ब्याज देना पड़ता है और उधार लौटाना भी पड़ता है, पर इक्विटी जो होती है उसमें ना आप कोई कोलैटरल देते हो, ना आप ब्याज दे रहे होते हो, ना उसको लौटाना पड़ता है, पर आपको वैल्यू क्रिएट करके देनी पड़ती है। अगर आज कोई बंदा आपके साथ निवेश कर रहा है और अपने 10 लाख रुपए डाल रहा है, 5 1 लाख भी डाल रहा है, तो 1 लाख रुपए वो चाहता है कि भाई मैं इसको अगर 10 साल होल्ड करूं, इस कंपनी को, इसमें रहूं, तो मेरे 10 लाख तो हो, क्योंकि मेरे को ना इसने कोई जमीन दी, ना जायदाद दी, ना कोई महीने का ब्याज दे रहा है, तो भाई मेरे कैपिटल की ग्रोथ हो जाए। और बहुत अच्छी बात आपने बोली, इसीलिए जब ये आईपीओ वाली बात आती है तो ये वो पैसा होता है, आपने बैंक से पैसा लिया, आपको ब्याज देना है, आपको पूरा पैसा वापस करना है ब्याज के साथ। आईपीओ का जो पैसा है वो ब्याज रहित होता है, इंटरेस्ट फ्री होता है, तो आपके कैश फ्लो को सपोर्ट करता है, ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो आपका ब्याज रहित होता है और जवाब रहित भी होता है कि कोई डे 1 पे खड़ा नहीं है पैसे वापस मांगने के लिए। पब्लिक ने आप पे भरोसा जताया है, उसने आपकी कंपनी में भरोसा जताया है। ये नहीं लेके भागना है, इसका मतलब ये कि उसको अच्छे से यूज करना है। पब्लिक ने आप पे भरोसा जताया है, तो आपको उसको सेंसिबली यूज, लेकिन आप पे पब्लिक ट्रस्ट कर रही है, वो डे 1 पे आप पे प्रेशर नहीं बना रही कि मुझे प्रॉफिट दे, क्योंकि आपसे मांगने वाला नहीं है। लेकिन आपको एज ए साइलेंट ऑब्जर्वर रहना है कि भाई मैंने जो पब्लिक से, मार्केट से पैसा उठाया, वो ट्रस्ट मुझे मल्टीप्लाई फोल्ड करके उनको वापस करना है।
तभी आप कंपनी में इसलिए हर 6 महीने में आपको रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे, क्वार्टरली। तो कंप्लायंसेस है, तो सेबी बहुत बढ़िया काम कर रही है हमारी। सेबी ने इतना टाइट कर रखा है आज की डेट में, आप कोई फ्रॉड कंपनी आ ही नहीं सकती आईपीओ लेकर, इतना बहुत बढ़िया काम कर रही है। मतलब मैं आपको समझाऊं, मैं जब अपनी इस जर्नी पे स्टार्ट हुआ था, मुझे लगा था मैं 3 महीने में ले आऊंगा आईपीओ, लेकिन 3 महीने में तो मेरी कंपनी लिमिटेड हो पाई। प्रोसेस है, फिर आप उसमें आईएसआई लेकर आए, फिर इसमें इतना टाइट है, फिर आप ड्यू डिलिजेंस कराते हो, तो एक फिल्टर होके पूरे प्रोसेस से जब आप गुजर के और फिर एक फिल्टर्ड कंपनी बन के आते हो, तो बहुत कम चांसेस है, प्रोबेबिलिटी रह जाती है कि कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, अच्छा नहीं करेगी। थैंक यू विकास भाई, ये बहुत अच्छा फ्लो था। तो स्मॉल कैपिटल, डेट और फिर इक्विटी आपको ग्रोथ कैपिटल की तरह करता है। पर अब आते हैं कि इक्विटी के समय, क्योंकि एक व्यक्ति आपको बिना कोलैटरल के पैसा दे रहा है, कोई ब्याज नहीं मिलने वाला, अभी पता नहीं आईपीओ कब आएगा, आपने कुछ प्रॉमिस किया होगा, बट एक पॉइंट के बाद ही आएगा वो आईपीओ। तो ये फेथ के लिए जनरली वो एक व्यापारी में क्या चीजें देखते हैं, मतलब क्यों लोगों ने आपको 2 करोड़ रुपए दिए? ठीक है, तो इस बात का जवाब ऐसे है कि सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वो दिखता है सबसे पहले आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। आपका बोले तो जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर भी है और जो फाउंडर भी है। जैसे हमने जो रिस्क एपेटाइट, मतलब अगर हम स्टक हो जाते हैं, अगर हमने फर्स्ट टाइम हमने स्टार्टिंग अच्छी करी, हम अगर वहीं स्टक होकर रह जाते हैं तो नहीं, हमने क्या करा, हमने उसी कैपिटल को री इन्वेस्ट इन बिजनेस, हमने जो पैसे कमाया उसको री इन्वेस्ट, उसको ग्रोथ दिखी, उसको वो ग्रोथ दिखी, और उसको ये दिख गया कि यार फाउंडर ने अभी तक कोई पैसा निकाला नहीं है, फाउंडर ने कोई पैसा नहीं निकाला, दैट मींस कि इनका विजन लॉन्ग टर्म है, ये सारा पैसा जो कमा रहे हैं सब कंपनी में डाल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हो गया कि हमारा जो रिस्क है, क्योंकि वो भी हमारे लिए रिस्क है ना, हम एक भी प्रॉफिट का, अपने खुद की मेहनत के प्रॉफिट का पैसा नहीं ले रहे, हम क्या देख रहे हैं, कंपनी का विजन लॉन्ग टर्म ग्रोथ ले रहे हैं। तो जब उसे लॉन्ग टर्म दिखता है तो दिखता है रिस्क एपेटाइट तो है बंदे में। फिर उसके बाद आता है सबसे नंबर 1 कि फाउंडर का जो विजन के साथ साथ जो उसका मेन पैशन है, ये आपके काम का ना पैशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि आपके बिल्कुल आपको जान लगती है कि हाँ भाई यही है, मतलब करना है, नहीं तो मरना है, इससे अलावा कुछ है नहीं। तो जब वो पैशन दिखता है, बट ऑब्वियसली उसके बाद बिजनेस की ग्रोथ कितनी है, इंडस्ट्री का टैम कितना है, टैम होता है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारी इंटीरियर इंडस्ट्री में लिव स्पेस, एवरीबडी नोज दैट, बहुत बड़ा नाम है, यूनिकॉर्न बन चुका है, यूनिकॉर्न बन चुका है, फंडिंग रेज करी, आगे बढ़ गए, 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा आज की डेट में, एग्जाम्पल के तौर पर यूनिकॉर्न बन चुका है। पीछे से कंपनी आ रही है होमलेन, ये भी ऑलमोस्ट यूनिकॉर्न बन चुका है। अब आप बहुत जल्दी एक नाम सुनोगे, अरीवे, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, अरीवे, तो ये नाम भी लोग सुने। तो ये सब रेजिडेंशियल के लिए प्योरली। अब अगर आप बात करो नाउ दीज आर इनटू रेजिडेंशियल का क्या बोला मैंने भी, टैम, ये टैम बहुत बड़ा है। तो क्योंकि हर रोज घर बन रहे हैं, नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है। अच्छा, हर 6-7 साल में इंटीरियर भी आदमी बदल लेता है, तो क्या हो रहा है कि इसका टाइम बढ़ा है, तो इसमें ज्यादा यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। अब आप सोचो कि इंटीरियर के ना, मैं आपके इस बिजनेस को थोड़ा सा ब्रेक करता हूं, मतलब और ज्यादा थोड़ा ब्रेक करके अपने इनसाइट्स देता हूं, व्हाट एग्जैक्टली दिस इंटीरियर फिट आउट का स्कोप क्या है। तो इसमें जो कैटेगरी होती है, नंबर 1 कैटेगरी होगी रेजिडेंशियल। ठीक है, अब अभी तक हमने जो कवर किया दैट इज फॉर आवर एंटरप्रेन्योर्स, जो करना चाहता है, जो ब्रांड कैटेगरी के साथ जुड़ के या ब्रांड कैटेगरी की तरह बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। नाउ ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कुछ लोग बैठे हो, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या वो चाहते हो कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ 1 इज द कैटेगरी ऑफ रेजिडेंशियल, then there is a category of office interior, there is a category of hospitality जिसमें होटल इंटीरियर आ जाते हैं, हाँ। फिर एक कैटेगरी होती है कमर्शियल इंटीरियर, जहां पे मॉल्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं बड़ी बड़ी, वहां पे इंटीरियर, जैसे आप अभी हमारे ऑफिस के कॉम्प्लेक्स में आए तो आप अंदर एंट्री करें, 3 से 4 करोड़ का प्रोजेक्ट तो सिर्फ रिसेप्शन पे है, श्योर, समझ गए आप उस लेवल का। देन देयर इज अ वाइड रेंज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड रिटेल इंटीरियर। नाउ इन विच सेक्टर वी आर वर्किंग राइट नाउ, ठीक है, तो वी आर जस्ट टचिंग दैट आइसबर्ग। अब इंडस्ट्री में देखो कितना टिप ऑफ आइस आप देख रहे हो, हाँ, अभी सिर्फ हम टिप ऑफ द आइस पे हैं, रिटेल कर रहे हैं। इतना बड़ा टैम जिसके अंदर यूनिकॉर्न, लिव स्पेस बन चुका है, होमलेन बन चुका है, अरीवे बन चुका है, ना जाने ऐसी 50 कंपनियां ऑलरेडी हैं इसमें, इसके अंदर ऑफिस इंटीरियर के अंदर एक अलग सेक्शन है, उसके बाद हॉस्पिटैलिटी में अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फिर ये कमर्शियल इंटीरियर अलग स्पेस है, रिटेल इंटीरियर में देयर इज नो वन, और आप यहां हो, और हम ब्रांड कैटल इसको प्रॉपर तरीके से समझ गया, आगे बढ़ा रही है। तो रिटेल का कैटेगरी मतलब जैसे ये मार्क्स एंड स्पेंसर हो गया, या ब्रांड मतलब मॉल्स में काम भी फिर आप हाई लेवल लोगों के साथ करते हो, मॉल्स में काम हो रहा है, हाई स्ट्रीट में हो रहा है, बेसिकली रिटेल स्टोर्स,
जो आपकी दुकान बन रही है, शॉप बन रही है, आप इसे बड़ा स्टोर H&M, Zara फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, आपका मेजर कैटेगरी क्या है? मतलब क्लोथिंग है या फिर ज्वेलरी है या क्या है? तो हम लोग स्टार्ट हुए, सबसे पहले वीवो ब्रांड आया, दैट इज कॉल्ड टेलीकॉम। ठीक है। टेलीकॉम में है थे हम। तो वीवो को देख के ओप्पो किया हमने, ओप्पो दिखा के फिर मैं रियलमी लेके आया, रियलमी दिखा के फिर मैं पूरा चाइना ले लिया आपने। फिर मैं वन प्लस लेके आया, क्योंकि ये कंपनी एक ही कंपनी है, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, चाइना की है ना, इनके सब हैंड्स बने हुए हैं। फिर वन प्लस आया, फिर इसको दिखा के हम लोग सैमसंग का काम किया हमने। क्या बात है, चाइना से कोरिया गए। अब कोरिया, सैमसंग इज लाइक द ब्रांड। अब इसने काम किया, अब सैमसंग, तो ये क्या हो गया, ये मोबिलिटी सेक्शन हो गया। फिर इसके साथ साथ हमने पैरेलल गेम चलाई, F&B सेगमेंट, ठीक है, फूड एंड बेवरेजेस, पिज्जा हट, डोमिनोज, KFC, वानगो, अरे वाह, ओके, कोस्टा कॉफी, पैराडाइज बिरयानी, अरे हैदराबाद वाले, सागर रत्ना, अच्छा, ये पैरेलल चेन चली अपनी। तो ये सारे ब्रांड्स अपने कवर हुए। नाउ इसके साथ साथ फिर हम अपैरल में आए, कपड़े में आए। अपैरल कैटेगरी में वी हैव डन नाइकी, प्यूमा, टाइटन मॉल जयपुर, हमने फ्रेंचाइजी के थ्रू किया, नाइकी, मॉल ऑफ इंडिया, देन कोलंबिया ब्रांड, स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है, इफ यू हैव हर्ड अबाउट, देन मार्क्स एंड स्पेंसर फ्रॉम यूके लंदन। अब सोचो कितना बड़ा ब्रांड है। तो ये जब एक कैटेगरी पोर्टफोलियो बिल्ड होता है, फिर इस पोर्टफोलियो, इतना बड़े पोर्टफोलियो के साथ साथ क्या हुआ, टेलीकॉम का एक अपना अलग चार्म है, जो फास्ट एग्जीक्यूटिव, जल्दी जल्दी करवाओ। फिर F&B का अपना चार्म है, हर किसी की अपनी कैटेगरी है। फिर हमें मौका मिला ज्वेलरी सेगमेंट में एंट्री करने का। नाउ व्हेन यू एंटर इन द ज्वेलरी सेक्टर, सो ज्वेलरी में वेरी फर्स्ट ब्रांड वी क्रैक, दैट इज कॉल्ड मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। अब जैसा आप सब जानते हैं, मैंने बताया कोविड में शुरुआत हुई थी, तो मलाबार यूज्ड टू टेक देयर एंटायर फर्नीचर फ्रॉम सिंगापुर, वहीं से वो लेते थे। और उस टाइम पे कोई कंटेनर कुछ उनका फंस गया वहाँ पे, बिकॉज कोविड चल रहा था, सब कुछ था। आई हैपन टू मीट विद मिस्टर फाउंडर ऑफ मलाबार, एंड व्हाट ही गेव मी अ चैलेंज, दैट बिकॉज मैंने पिच किया इनको कि सर हम आपका फर्नीचर बनाएंगे, एंड और वॉक इन, मतलब मैं अपन ने देखा है उस टाइम पे ऑड इवन चलता था कोविड में, एक दुकान खुल रही है तो सामने वाली बंद है, फिर खुल रही है। मैं कोई मीटिंग करने गाजियाबाद गया होता, अम्बेडकर नगर, वहाँ पे मलाबार का शोरूम था, मैं घुस गया ऐसी, मैंने कहा स्टोर मैनेजर कौन है, तो अपन ने जॉब में सीखा था, बिंदास सेल्स करनी है, कोल्ड कॉल, एकदम कोल्ड रॉ घुसा, स्टोर मैनेजर का नंबर लिया, उसको कॉल किया, सर हम ऐसे काम करते हैं एंड व्हाई वांट टू डू। उसने वहाँ से एक नंबर दिया, वहाँ से एक नंबर दिया, करते करते अपन पहुँचे, ओनर तक पहुँच गए। तो वहाँ पे पहुँच के उन्होंने बोला कि वी सेल गोल्ड, आवर फर्नीचर, दिस आइटम शुड ग्लिटर लाइक गोल्ड। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप अगर हमें इसको मैच कर सकते हो, उस क्वालिटी को मैच कर सकते हो, देन वी आर रेडी टू गिव यू बिजनेस। उसने हमें 1 महीने का टाइम दिया और प्रोटोटाइप सैम्पलिंग करने को दिया। हमने 15 दिन में, गौरव भाई ने, पूरी फैक्ट्री ने, टीम ने ताकत लगाई और हमने 15 दिन में प्रोटोटाइप बना दिया। इतना आसान नहीं होता, जर्नी बहुत टफ है हमारी, जर्नी पे जाना पड़ेगा। उसकी एग्जीक्यूशन जिस तरीके से हुई है, पीछे से जो हमने अपनी सेना खड़ी करते हुए गए हैं और हर किसी को एम्पावर करते गए, तब उसका विजन हमारे विजन में ऐड हो गया और हमारा विजन उसके विजन में ऐड हो गया, तब एक कॉमन गोल हो गया कि भैया क्रैक करना है। 15 दिन में हम प्रोटोटाइप बनाया, उनकी टीम, दे केम अक्रॉस फ्रॉम द केरला इन आवर फैक्ट्री, दे चेक्ड एवरीथिंग एंड वी एग्जैक्टली मैच द सैंपल फ्रॉम सिंगापुर, एब्सोल्युटली कॉपी, वो पहचान ही नहीं पाएगी ये कहाँ का है, ये कहाँ का है। तो उनको कन्विक्शन आया, उन्होंने हमें फर्स्ट प्रोजेक्ट दिया आगरा सिविल लाइंस, ठीक है। हमने ये प्रोजेक्ट 45 दिन में खत्म भी किया, जो उनका 65 दिन 70 दिन चलता था। अब पहला प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद ही इन्होंने हमें गुड़गांव MG रोड दे दिया, मलाबार। ये प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, ये आ गया, ये खत्म करते ही उन्होंने हमें कटक दे दिया, साउथ में आ जाओ, ईस्ट में कटक, सॉरी उड़ीसा। फिर उन्होंने हमें कैलीकट केरला बुला लिया, वहां कर लिया। फिर हमने किया बनशंकरी बैंगलोर, 18,000 स्क्वायर फीट का स्टोर था। अब ये देखो जर्नी हुई, 5,000 स्क्वायर फीट, 6,000 स्क्वायर फीट, 7,000 स्क्वायर फीट, 8,000 स्क्वायर फीट, सीधा उन्होंने कन्विक्शन आया, उन्होंने 18,000 स्क्वायर फीट का स्टोर, बेसिकली बल्ला बोलेगा, काम बोलेगा। 120 दिन का इसका टारगेट रखा गया, हमने इसे 75 डेज में हैंड ओवर कर दिया। वेरी नाइस केस खत्म, मतलब उसके बाद फिर तो जर्नी स्टार्ट है। पूरा साल 2021-22 हमने फैक्ट्री में सिर्फ मलाबार किया, एक क्लाइंट पकड़ा और उसको इस लेवल की सर्विस दी कि बॉस कोई है ही नहीं, मतलब वो इतनी मतलब कभी कभी आपका 1-2 क्लाइंट्स भी जिंदगी बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं, ये है हमारे साथ। फिर उसके बाद जब हमने ये किया तो हमारे पास फिर नेक्स्ट ब्रांड
PMJ जूल्स करके हैदराबाद से, इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, हमने यहाँ पे पिच किया। अब देखो कहाँ से कहाँ काम आता है। हम एक ब्रांड करते हैं, शॉपर स्टॉप करते थे, शॉपर स्टॉप सब जानते हैं। शॉपर स्टॉप में हमें बड़ा छोटा सा ऑर्डर मिला था ट्रायल रूम का। अब मैं यहाँ से सिखाता हूँ जर्नी कहाँ से कहाँ। ट्रायल रूम जो होते हैं, ट्रायल रूम्स बनते हैं, छोटा सा ऑर्डर है, हम सोचते हैं ये नहीं लेते। मैंने ट्रायल रूम का एक ऑर्डर पकड़ा, तो मेरे सबने बोला सर क्या कर रहे हो, ट्रायल रूम के क्या, ट्रायल रूम का दरवाजा बनाना था बस। तो मैंने कहा नहीं यार, ब्रांड बड़ा है, अब ना थोड़ा यहाँ से आगे हमारी एंट्री मिलेगी प्रीमियम मॉल्स में। शॉपर स्टॉप भाई ब्रांड है अपने आप में, एडवांस वगैरह ये देते थे। हमने कहा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। इनके ट्रायल रूम में बैंगलोर में प्रोजेक्ट चल रहा था, फोरम मॉल में या कहीं पे, और इशू आया, कोई प्रॉब्लम थी। मैं कंप्लेंट पे गया हुआ था। अब मैं कंप्लेंट पे गया हुआ था, मैंने कहा यार बड़ी दिक्कत थी वहाँ पे। उसके प्रोजेक्ट हेड ने हमारी बड़ी उधेड़ी, ये नहीं है वो नहीं है, टाइम पर नहीं दिया अपना। और जो कि रियल एग्जीक्यूशन हमारे अर्ली डेज थे, हम उस टाइम पे संभल रहे थे, खड़े हो रहे थे। तो इशू हुआ बड़ा, मेरा माइंड बड़ा वैसा था। मैं बाहर निकला और बगल में ही ये PMJ का स्टोर बन रहा था। अच्छा, उसके बगल में मालाबार बन रहा था। क्योंकि क्या जनरली क्या होता है कि आप जो भी काम करते हो ना, तो उसके साइड में एक इकोसिस्टम बनता है। अगर आप पिज्जा हट देखोगे तो बगल में ही डोमिनोज होगा, वांगो होगा, उसमें फूड चेन होगी। अगर आप कोई भी ब्रांड नाइकी देखोगे, बगल में प्यूमा, एलन सोली, लाइक में लगे होंगे। तो वहाँ पे मालाबार था, ये था, वो था, PMJ का स्टोर बन रहा था। तो मैं अंदर घुस गया, उनका प्रोजेक्ट मैनेजर लंच कर रहा था। मैंने अपनी पिच मारनी शुरू कर दी कि भाई ये कैसे करते हो, हम लोग ये करते हैं। उन्होंने मुझे एक नंबर दिया वहाँ के हेड ऑफ द प्रोजेक्ट्स का, मैंने उनको कॉल किया, अपने बरी में पिचिंग करी। एवरी टाइम यू हैव टू बी ऑन योर टोज। आज की डेट में मैं अभी भी जाता हूँ मॉल में, रैंडम घुसता हूँ, कोल्ड कॉलिंग करता हूँ, सेल्स करता हूँ, वही मेरा पैशन है। अगर हम फाउंडर बैठ जाएगा ना उसको कि हाँ बस मेरा हो गया, नहीं, वहां से कॉलिंग करिए। इसकी ब्रांड की स्टोरी सुनो। वो वेंडर और कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे थे जो प्रोफेशनल तरीके से चीज को लेके जाए। हमने वहां पे पिचिंग करी, उन्होंने हमें काम दिया। 2021-22 किसने चलाया था? मालाबार ने। 2022 और 23 मैं शॉपर स्टॉप क्लाइंट ऑलमोस्ट लूज करके निकला, बिल्कुल लूजिंग स्टेज में था कि यार ये कंप्लेंट है, हम आ गए। और वहां पर जाके हमने जो क्रैक किया, इस PMJ ने हमको अगले 1 साल के अंदर अंदर 15 करोड़ का बिजनेस दिया। वाओ, 15 करोड़ का। कोई जान पहचान नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई अंडल बंडलबाजी नहीं कि किसी के अप्रोच से पहुंचे, कुछ नहीं। रियल रॉ घुसे, एंटर किया, धंधा बताया, कन्विक्शन जताई, वापस आए। उसने हम पे ट्रस्ट किया। पहला प्रोजेक्ट दिया जयनगर बैंगलोर, एंट्री करी। वो पिछले अपने एग्जिस्टिंग वेंडर से स्ट्रगल में थे। 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, चारों फ्लोर पे काम छिड़ रखा था। पिछले 6 महीने से स्ट्रगल कर रहे थे। अपन ने सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर पकड़ा, टीम अंदर घुसाई, 30 दिन में बाहर निकाल दिया। उन्होंने उसके साथ साथ हमें पूरी बिल्डिंग दे दी, भाई अपना काम करो। हमने अगले 45 दिन में पूरी बिल्डिंग ही काम करके दे दी। उसके बाद उन्होंने हमें 6 स्टोर दे दिए। हर 2 महीने पे 60 दिन पे एक स्टोर खुलता था। पूरा साल PMJ किया हमने। मैं इस पर आपको एक बात बताता हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है सबके लिए। मैं अभी पीछे डॉक्टर रितेश मलिक से मिला, उनका पॉडकास्ट कर रहा था। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देता हूँ, आप जरूर देखिएगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने 2 चीज़ें बोली। बोलते हैं कि अगर कहीं मेरे को क्लाइंट क्रैक करने का 3% का भी चांस मिलता था, 3% मतलब 100 में से 3 चांस है कि मैं इसको क्रैक कर पाऊंगा, बोलते मैं निकल जाता था बोरिया बिस्तरा लेके। और सेकंड उन्होंने कहा कि ये डिजिटल छोड़ो, फिजिकल करो। मतलब जाके जितना आप फिजिकली लोगों से मिलोगे, उतना आपका रिलेशनशिप बनता है और क्रैक करने का चांस आपका ज्यादा बढ़ता है। और इस पे मैं आपको एक और बहुत पुरानी बात बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु से पूछा कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो क्या करना है, तो उन्होंने कहा ट्रैवल। आपको ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। तो ये जो आपने एक नोइंगली अननोइंगली, स्ट्रैटेजिकली नॉन स्ट्रैटेजिकली, आउट ऑफ योर नेचर बिहेवियर, जो भी आपने किया वो यही था कि आपको ना अपॉर्चुनिटी स्कैनर बनते रहना है। यार शॉपर स्टॉप से जो आदमी दिल हार के निकला है, जिसको डंडे पड़ रहे हैं, जिसको इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुका है कि मैं एक स्टोर में वो नहीं बना सकता, क्या कहते हैं, डोर नहीं बना पाया, वो जाके PMJ ज्वेलर्स को बोल रहा है कि भाई मैं आपका पूरा स्टोर बना दूंगा और अगले साल 15 करोड़ का धंधा भी कर रहा है। इसको कहते हैं स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन लर्निंग। यहां पे कमजोर आदमी बोलता है यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से तो होगा नहीं, मैं धंधा छोड़ के वापस एम्प्लॉयमेंट पकड़ लेता हूं। इन्होंने जाके बगल वाले स्टोर को ही धर लिया। दिस इज कॉल्ड बीइंग एन अपॉर्चुनिटी स्कैनर। और सच्ची बता रहा हूं, यू हैव टू बी योर बिगेस्ट चीयर लीडर। शुरू में ना आपके लिए कोई नहीं है दोस्त, शुरू में आपके लिए सिर्फ क्रिटिक्स हैं, तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, यही है। तो आपको अपना रोज सुबह उठ के ये जो भी आपका नाम है, समझो मेरा नाम संजय, तो संजय ये बोलेंगे विकास, आपको बनना है। बाद में स्टेडियम आपके लिए सचिन करेगा, बिल्कुल करेगा, बट आज आपको खुद करना है। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो ये बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी और आपने बताया कि किस तरीके से आपको बड़े ब्रांड्स को क्रैक करते रहना है। आपका कितना % बिजनेस रेफरेंस से आता है?
आप तो एक ब्रांड वाली बन जाती है, फिर माउथ पब्लिसिटी होती है। माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट मार्केटिंग। किसी ने आपके प्रोडक्ट को यूज़ किया और उसने आगे रेकमेंड किया। तो ऐसे ही जब हमने पहले मालाबार किया, मालाबार को देख पीएमजे, फिर पीएमजे के बाद हम आगे गए, फिर हमने जीवा ज्वेलरी, जीवा ब्रांड एक्सपैंड हो रहा है, फिर हमने उसके स्टोर्स किए, ब्लू स्टोन ज्वेलरी वहाँ पे पहुँचे। फिर उसके बाद हमने सोचा कि यार नेशनल प्लेयर्स तो बहुत कर ही रहे हैं, अच्छा इनके साथ कर रहे हैं, जो रीजनल ज्वेलर्स होते हैं, रीजनल प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स होते हैं, हाँ, और वो उनके भी स्टोर्स बड़े होते हैं, 30,000 स्क्वायर फीट, उनका विजन और इनसे भी बड़ा होता है, मतलब उनका माइंडसेट। और क्या है कि ये अगर एग्जाम्पल के तौर पे 15,000 रुपए स्क्वायर फीट, 12,000 रुपए स्क्वायर फीट में अपना शोरूम बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा पे कर रहे होते हैं। वहां पहुंचे, वहां उनको माइंडसेट क्लियर किया, वो भी 6-6 महीने 5-5 महीने में परेशान होते हैं। हाँ। तो अपन लोग आपने केटर कर लिया, आप उड़ीसा में, हम लोग भुवनेश्वर पहुंच गए, हमने वहां पे खिमजी ज्वेलर्स, वहां का जो प्रोमिनेंट नेम है, वहां पे हमने अपनी सर्विसेज दी, पिच किया उनको, हमारे में कन्विक्शन आया, हमने वो स्टोर किया। हम नागपुर पहुंच गए, नागपुर में रोकड़े ज्वेलर्स करके बहुत फेमस है और बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, पूरे ज्वेलरी एसोसिएशन के आज की डेट में ये अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, GJS जेम्स एंड ज्वेलरी उसके उसमें। तो इनका हमने प्रोजेक्ट किया, पहले एक प्रोजेक्ट किया, बहुत अच्छा लगा, दूसरे में भी इन्होंने हमें चांस दिया, फिर वो काम किया। तो उसी तरीके से हम फिर स्टेट बाय स्टेट अंदर हमने अपनी जड़ों को और बनाया, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा फैलाया। तो अब क्या है कि अब रेफरल बिजनेस मोटा मोटी है। अच्छा, आप तो B2B हैं, तो आप कोई बड़े कॉन्फ्रेंसेस में, इवेंट्स में, एग्जीबिशंस में जाते हैं जहाँ पे आप अपनी स्टॉल लगाते हैं? अभी ही हाल फिलहाल की बात है, मुझे VJS वडोदरा ज्वेलरी एसोसिएशन VJA ने इनवाइट किया था फॉर ऑल रिकमेंडेड ज्वेलर्स के साथ साथ, कि उनको ये कॉन्सेप्ट है यार कि आप बड़े ज्वेलर्स का तो काम करते हो, तो क्या आप जो छोटे व्यापारी है, जो है ना सुनार भाई हैं हमारे, जिनकी 300 स्क्वायर फीट की, 500 स्क्वायर फीट की, 1000 स्क्वायर फीट की छोटी दुकान है, बट उनको बड़ा करना है। क्योंकि क्या है ना, अब लाइफ जब आगे ट्रैवल कर रही है, तो एक गल्ला व्यापारी जो सोनार पीछे बैठता था, अब उसका बेटा बड़ा हो गया है, उसने बड़ी स्मार्टली अब उसको दुकान नहीं, उसे स्टोर खोलना है, स्टोर वाले को बड़ा शोरूम खोलना है, तो उनको भी हम गाइड करते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि बिजनेस के लिए कि हमने तुम्हारा शोरूम खोल दिया, नहीं, हम उनको राइट फ्रॉम द डे वन पूरी हैंड होल्डिंग करते हैं कि उनका पूरा शोरूम बनाने से लेकर, पूरी डिजाइन ड्राइंग से लेकर, कॉन्सेप्ट से लेकर, और जब शोरूम ओपन हो जाए तो उसको कैसे लॉन्च करना है, उसमें डिस्प्ले मटेरियल कहाँ कैसे होना चाहिए, उसकी पूरी कंसल्टेंसी, कि आपके स्टोर को हिट भी करना है, चलाना भी है, और उसकी ROI कैसे बढ़ी है, उसकी वॉकिंग कैसे बढ़े, हम उसमें भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अब हम उस पर्टिकुलर नीश के एक एक्सपर्ट हो गए हैं। पूरे इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक, ब्रांड कैटल इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने ज्वेलर एसोसिएशन के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है। और सारे ज्वेलर्स, लगभग इंडिया में कोई ऐसा ज्वेलर नहीं होगा जिसका काम ब्रांड कैटल ने ना कर रहा हो। हमने ऑलमोस्ट सबका करा है, बस तनिष्क रह गया, वहां पे हमारी बात चल रही है। और मैं आपको इसकी अभी आपको रिसेंटली जो हमने लास्ट ईयर ब्रांड क्रैक किया, आप ये सोचिए कि इतने ज्वेलर्स करने के बाद आदित्य बिरला ब्रांड लास्ट ईयर इन्होंने अपना वेंचर किया था, स्टार्ट किया, वेंचर किया बाय द नेम ऑफ इंद्रिया। अब मैं आपको इसकी दिलचस्प कहानी बताता हूँ। इंद्रिया स्टोर जब स्टार्ट हो रहा था, इन्होंने पहले किसी को नहीं पता था ये इंद्रिया नाम है, ये नोवल ज्वेल्स करके ब्रांड है, इसके थ्रू कंपनी की शुरुआत हुई, नोवल ज्वेल्स। और इन्होंने पूरे इंडिया में स्कैन किया कि हमारे ज्वेलरी, हम 5,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट के बड़े ज्वेलरी स्टोर्स लेकर आ रहे हैं, तो इंडिया में कौन ऐसा प्लेयर है जो हमारे शोरूम कर सकता है। तो जैसे इन्होंने अपनी वर्कफोर्स बढ़ाई होगी, तनिष्क से पूरी टीम उठाई, आधे लोग उठाए, लेकर आए टाटा से, फिर ऐसे लोग अपने एम्प्लॉय बेस बनाया, तो वैसे इनको वेंडर बेस की जरूरत थी। तो स्कैनिंग में टॉप 50 के अंदर फिर हमने भी अप्लाई किया, तो इन्होंने 50 लोगों को कम से कम सिलेक्ट किया कि भाई इतने लोगों से चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। 50 को फिल्टर करते करते 25 पे आए, और टॉप 10 को इन्होंने अपने मुंबई हेड ऑफिस बुलाया। उस टॉप 10 में हम भी थे, हमने भी 50 में डाला। फिर क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो बिल्डअप था, मालाबार गोल्डन डायमंड कर चुके हैं, 15 शोरूम मालाबार के, 15 शोरूम PMJ के कर चुके हैं, बड़े बड़े, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया, 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया हमने ज्वेलरी स्पेस में ही कवर कर लिया। तो हम ऑलमोस्ट बड़े बड़े उसमें थे। लेकिन क्या था कि ना, चैलेंज बहुत बड़ा था, बिकॉज ग्रुप बहुत बड़ा है आदित्य बिरला, और पहला स्टोर उनका खुल रहा है, और इनकी प्लानिंग बड़ी तगड़ी थी। कहाँ था पहला स्टोर इनका? इनका पहला स्टोर पूसा रोड, करोल बाग में। तो इनकी जो प्लानिंग थी ना, वो इतनी तगड़ी थी, इन्होंने डे 1 पे, जिस दिन इनका स्टोर लॉन्च होना था, तो इन्होंने प्लानिंग करी कि हम एक ही दिन में 5 स्टोर खोलेंगे। अच्छा, डे 1 पे धमाका करेंगे, जो इन्होंने किया भी। बहुत बढ़िया PR, बहुत जबरदस्त मार्केटिंग हुई और जबरदस्त हाइप क्रिएट हुई। पहले दिन ही 5 स्टोर खोलेंगे। तो इन 5 स्टोरों में इन 10 वेंडर में से सिलेक्शन होना था, और एलिमिनेशन राउंड जारी था। तो पहला स्टोर इनका हालांकि आ रहा था इंदौर का, पहला स्टोर इनका आया इंदौर में, जो स्टार्टिंग हुई थी। दूसरा स्टोर था रजौरी गार्डन,
फिर था तीसरा यहाँ पे अपना जयपुर, फिर था वेगस मॉल द्वारका, और पांचवा पूसा रोड करोल बाग। इंद्रिया 5000 स्क्वायर फीट, ये 8,000 स्क्वायर फीट, ये भी 3000 स्क्वायर फीट, ये भी 5000 स्क्वायर फीट। ये वाला फ्लैगशिप स्टोर था 15,000 स्क्वायर फीट का, बड़ा शोरूम था। हमने बिड करी, ऑलमोस्ट इंटरव्यू हुआ, मेरा खुद का इंटरव्यू किया, आई वेंट देयर। फिर इनकी टीम आई ट्रैवल करके फरीदाबाद, हमारी फैक्ट्री आई, ऑफिस आई, हमारी साइट्स पे गई, इनके हेड ऑफ द प्रोजेक्ट सब कोई आए, प्रॉपर तरीके से ड्यू डिलिजेंस हुआ, एंड दे थॉट दैट क्या ब्रांड कैटल कुड बी वन ऑफ आवर पार्टनर, जो हम एक स्टोर इनको पांचों में से दे सकते हैं। अब आप आयरनी ऑफ द सिचुएशन देखो, उन्होंने हमें एक छोटा, क्योंकि इंदौर पे काम ऑलरेडी चालू हो चुका था और आधा स्टोर इनका कंप्लीट भी हो चुका था, मतलब इसमें 3 महीने लग चुके थे। 3 महीने में 5000 स्क्वायर फीट का स्टोर लॉन्च नहीं हुआ था, बन रहा था, चल रहा था। उन्होंने हमसे पूछा इनमें से कौन सा उठाओगे सबसे पहले काम करना है। मैंने सबसे पहले मैंने कहा सर 15,000 स्क्वायर फीट की प्लेट आप हमें दो ना, हम करते हैं ना आपको। इन्होंने टारगेट रख दिया कि भाई साहब 65 से 70 दिन में चाहिए, क्योंकि तब तक ये भी हो जाएगा और तब तक ये भी हो जाएगा। आप यकीन करो, हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, ड्राइंग डिज़ाइन से लेकर एवरीथिंग इंक्लूडिंग फ्रंट फसाड, अंदर इंटीरियर, फ्लोरिंग, एवरीथिंग हमने 65 डेज में 15,000 स्क्वायर फीट हैंड ओवर कर दिया। दे वर सो ओवरवेल्म्ड, इतने ज़्यादा हैप्पी हुए। कुमार मंगलम बिरला सर, KR मंगलम बिरला सर, ही हिमसेल्फ विजिटेड ऑन साइट पे आए, हम सबके साथ, हमें मौका मिला उनके साथ मिलने का, और उन्होंने ही गेव अ पैट ऑन द बैक, उन्होंने अप्रिशिएट किया, और वहीं पर खड़े खड़े हमें 5 प्रोजेक्ट्स और दिला दिए। वाह, नॉमिनेशन हाँ भाई काम करो। तो अब क्या है कि हम उसके बाद फिर हमने रजौरी भी किया, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, बहुत सारे, तो 5-7 प्रोजेक्ट हमने इंद्रिया के करे। तो ये सोचो इंद्रिया की स्टोरी है। तो क्या है ना कि आपको एलिमिनेशन से होते हुए गुजरना है और अपने मेरिट पे खेलना है। हमारा मेरिट क्या है? फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन। कर ही नहीं सकता कोई। वी आर डैम ब्लडी गुड इन आवर बिजनेस, वी नो हाउ टू एग्जीक्यूट थिंग्स इन 30 डेज 40 डेज। हम डे 1 पे 30वें दिन का काम करके अपनी फैक्ट्री में रख लेते हैं, किसी को पता तक नहीं होगा। उस लेवल की प्लानिंग होती है, उस लेवल तक हम जाते हैं। अब एक सेक्शन और मैं आपके साथ करना चाहूंगा, वो है हमने बहुत आपकी जर्नी समझी, ब्रांड्स को आपने कैसे टारगेट किया, डिलीवरी से टारगेट किया। सो बेसिकली मैं ये मानता हूं कि डिलीवरी इज योर बेस्ट मार्केटिंग। इससे अच्छी कोई मार्केटिंग आपकी हो नहीं सकती इस दुनिया में। आप डिलीवर करते रहो, आपकी मार्केटिंग होती है। एंड स्पेशली इन प्लेसेस जहां पे क्वालिटी मैटर करती है, टाइम मैटर करता है। कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है, उसमें 3 ही चीजें होती है, एक स्कोप होता है, एक क्वालिटी होती है, एक टाइम होता है और एक प्राइस होता है। ये 4 चीजों का संगम होता है बेसिकली, और इन चारों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब मैं आता हूं कि हमारे साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं, चाहे खुद काम करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिससे उनको बचना चाहिए इस इंडस्ट्री में? क्योंकि अभी तक हमने क्या, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये भी करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मैथमेटिक्स ये कहती है, बिजनेस मॉडल ये कहता है, फाइनेंशियल मॉडल ये कहता है, पर क्या ऐसी चीजें हैं जिसे वो बिल्कुल ना करे, दूर रहे, और क्या उसको स्किल्स डेवलप करनी चाहिए? सो फॉर एग्जांपल, आप क्या क्या वर्टिकल्स है जहां पे क्या क्या स्किल्स की जरूरत होगी, क्योंकि हर स्किल आप में भी नहीं थी, तो कुछ चीजें आपने भी आके यहाँ ओवर द पीरियड ऑफ, हाँ, तो चीजें क्या है ना, सबसे बड़ी बात व्हाट टू अवॉइड। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि आपके अंदर एक गुण जरूर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी। आपको सिचुएशन के हिसाब से ना अपने आप को थोड़ा सा ढालना पड़ेगा कि चीज़ें चल रही हैं, आप कहीं पिच पे गए हो, ये नहीं कि आप वहाँ पर तैश में लड़ाई झगड़ा करके आ गए। शुरू में मैंने बहुत करा है, अपने लोग एटीट्यूड में स्टार्ट हुए, ये नहीं हुआ वो नहीं, लेकिन धीरे धीरे स्लोली ड्राउली यू मेलो डाउन योर ईगो, उस चीज़ को थोड़ा सा डाउन रखिए। बिजनेस आप मांगने जा रहे हैं, थोड़ा हम्बल रहो, सामने वाले की रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्टफुली आप ग्रेसफुली मांग रहे हैं, वो आपको नहीं भी कह रहा तो कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के उठो, हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी जगहों पर आपकी पेमेंट्स मरेंगी, आपको लगेगा नहीं मैं तो एलिजिबल हूँ लेने के लिए, पर वो रोक देगा, कोई बात नहीं, बिजनेस है, प्रोसेस है, पार्ट है, आप दिमाग में लेके चलो, आप उसकी इसको अपने बजट्स में बिल्ड इन कर लो। हाँ, इसको जब आप फाइनेंशियली देखते हो तो बजट्स में पेमेंट्स मरेंगी भी, कुछ अटकेगी भी, कुछ बहुत सारी चीजें होंगी, तो अडेप्टेबिलिटी इज द की। और सबसे जो आपने पूछा कि यार कोई ऐसी चीज है जो नहीं आपको करनी है, तो आपको एक चीज बिल्कुल अवॉइड करना है, दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ये शॉर्टकट का गेम नहीं है। ठंडा करके खाने वाली चीज है। आप पहले यहाँ पे ऑर्डर लेते हो, फिर उसको पकाते हो, एग्जीक्यूट करते हो, फिर डिलीवर करते हो, और डिलीवर साइकिल लंबा है। डिलीवर के बाद आप उसके साथ साथ आपको सस्टेनेबल भी करना है, मतलब आपने डिलीवर भी कर दिया, उसके बाद भी आपको बने रहना है, बिकॉज डिलीवरी के बाद भी इश्यूज आते हैं। ड्रॉअर खुल रहा है, नहीं आया, चैनल अटक गई, ग्लास टूट गया, कस्टमर के ऊपर कुछ गिर गया, तो आपको बहुत सारी इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस हैं। तो आपको ना क्या है कि एक तो आपको उसका ROI बचाना है, उस टाइम पर काम करते करते आपने जल्दीबाजी में कोई ऐसी गलती तो नहीं कर दी, तो अपनी फैक्ट्री और अपने सिस्टम्स के ना प्रोसेसेस की जो एक SOP बनाओ,
बनाओ, वो एसओपी फॉलो होनी बहुत जरूरी है। और ये एसओपी डाउन द लाइन मतलब लीडरशिप फ्लो करती है अपसाइड डाउन। तो लीडर को हमेशा ये होना चाहिए कि मैं अपनी कंपनी में रूल्स रेगुलेशंस इस तरीके के बना के चलूं कि बॉस मतलब देयर इज नो मर्सी, मतलब क्लाइंट को ना टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। टेकन फॉर ग्रांटेड अगर आपने ले लिया तो फिर नहीं छोड़ेगा वो क्लाइंट आपको। आज वो दबा पड़ा है, आज उसने अपने आप से काम निकलवाना है, उसने निकलवा लिया, बाद में वो आपको बिजनेस नहीं देगा। तो आपको बहुत डाउन टू अर्थ रहना है, हम्बल रहना है और टेकन फॉर ग्रांटेड किसी कस्टमर को नहीं लेना है। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ये नहीं सोचना आपको कौन सा ब्रांड कब कहाँ कैसे काम कर जाए, यू नेवर नो। अब मैं आपको ब्रांड कैटल के इतिहास में जो एक बहुत सक्सेसफुल घटना अभी तक जो रिसेंटली हुई है, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ वो कैसे पॉसिबल हुआ। तो इंटरनेशनल ब्रांड है दैट इज कॉल्ड गुची। हाँ, मेरे हिसाब से इस दुनिया में जितने गाने बने हैं पंजाबी के उसमें सबसे ज्यादा यही ब्रांड यूज हुआ है। गुची, अरमानी, दे रोल दी जवानी, ये सब ऐसे चलते हैं गाने, तो गुची बहुत चलता है। इस ब्रांड को केटर करने के लिए, इस ब्रांड को अपने पोर्टफोलियो में लाने के लिए आपका स्तर बहुत ऊपर होना चाहिए, बहुत ऊपर होना चाहिए। लोग मतलब ना पैसा लोन पे लेके भी करने को तैयार है, बस एंट्री मिल जाए यहाँ पर। क्योंकि पैसे की कोई टेंशन नहीं है, आपको मोर देन 100% मार्जिन मिल जाएगा। आप काम करने वाले बनो तो मरेगा नहीं पैसा यहाँ, मरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब वो तो बात ही नहीं है। अब आप ये सोचो कि ब्रांड कैटल ने रिसेंटली गुची को ऑनबोर्ड किया। प्राउड मोमेंट हम सबके लिए। कैसे प्राउड मोमेंट हुआ, ये इतना आसान नहीं था। मैंने ना इससे पहले 1.5 साल पहले एक ब्रांड किया हुआ था दैट इज कॉल्ड टीरा। ये रिलायंस वालों का है, रिलायंस ब्रांड्स का है, रिलायंस के अंदर में आता है टीरा। ये ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक्स है। ओके ओके ओके। गुची भी कॉस्मेटिक का, अच्छा गुची का कॉस्मेटिक स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर हमने ओपन किया ना। टीरा कॉस्मेटिक मैंने कर रखा था 1.5 साल पहले। ये प्रोजेक्ट था 55 लाख का। ओके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को करने के दौरान अप्रूवल्स या मॉल में काम था, स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज थी और हम समझ नहीं पाए। हमारी गलती के कारण, हम नहीं बोलते क्लाइंट दोषी था, हमारी ही गलतियों के कारण हमारा ये 55 लाख का प्रोजेक्ट पहुंच गया 70 लाख का। मैंने इसमें 15 लाख रुपए का नुकसान उठाया टीरा में। एमबीए कॉस्ट है, ठीक है भाई, कॉस्ट हो गया, बड़ा दुख हुआ यार, तो क्या मर गया यार, क्योंकि रिलायंस है, एडवांस देता नहीं है, आपने काम करना है भाई, वो आपकी कॉस्ट है, आपने उसने आप पे गन तो रखी नहीं, आपको काम करना, आपने एक्सेप्ट कर लिया, 55 लाख लग गया, 70 कर लिया, पहुंच गया 70। हम कंट्रोल नहीं कर पाए, क्लाइंट की कोई गलती नहीं है भाई, हमारी गलती, हम मान रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं। अब गुची की एक एजेंसी है जो दुबई से ऑपरेट करती है। ओके। गुची ने इंडिया में आना था पूरा कोको स्टोर लेके, और कोफू मॉडल होता है कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, वो 4 मेथड होते हैं। इनको इंडिया में मार्केट ढूंढ रहे थे कि हम मार्केट में स्टोर वो खोलें। सेलेक्ट सिटी मॉल साकेत में फर्स्ट शॉप आनी थी इनकी। उसी तरीके से इन्होंने वेंडर ढूंढना शुरुआत किया, अपनी दुबई की एक एजेंसी को लगाया, ढूंढो, स्काउट करो हु आर द एलिजिबल वेंडर। हमें पता चला, हमने बिडिंग करी। बिडिंग करते ही दुबई की एजेंसी थी, उन्होंने हमें दुबई बुलाया, हम गए, इंटरव्यू, अगेन मेरा वही प्रोसेस है, गुजरने बार बार बहुत बढ़िया है ना, वो भाई वो तो निखर के आना है। तो फिर उसके बाद फिर अगेन दे केम टू इंडिया, दे चेक्ड एवरीथिंग, आवर फैक्ट्री, आवर साइट, मतलब जो हमारी फैक्ट्री में एक बार आ जाएगा वो बिजनेस मना तो कर ही नहीं सकता। जो हमारे प्रोसेसेस को देख लेगा, जो एसओपी हमने डे 1 से, अब ये कहां से सीखी मैंने, जॉब में। मैं जिन फैक्ट्री में काम करता था वहां से मैं जो अडेप्ट करके आया, जो वहां पे हमारे ओनर जिस लेवल पे जिस पैशन से काम करते थे, वो चीज़ हमने अपनी फैक्ट्री में अप्लाई करी। तो ऑलमोस्ट जब वो आया, 5S ऑडिट्स है हमारे यहाँ, सब कुछ है। फिर हमने हमारी साइट्स देखी तो गुची ने हमें पहला ऑर्डर फ्लोट कर दिया। क्या वैल्यू थी ऑर्डर की? ऑर्डर की वैल्यू 60 लाख की थी। 60 लाख का बहुत बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन गुची जैसा ब्रांड आपके पोर्टफोलियो में आ चुका है अब। और इनको जो हमने सर्विस दी, ओवरवेलमिंग सर्विस है। मतलब ये जिस फैक्ट्री से काम करवाती है, जो दुबई और सिंगापुर की है, वो हमें अब अप्रोच कर रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे साथ काम कर लो, आपके जो ज्वेलरी ब्रांड्स हैं हम उनको फ्रेंचाइजी सप्लाई कर देते हैं। तो वो वाली वो है। तो आप समझ लो कि इन ब्रांड्स की कथा। अब गुची आया कैसे? गुची ने आया, सब कुछ चेक किया, उन्होंने बोला यार आपका पोर्टफोलियो ज्वेलरी है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, बहुत आपने काम करा है, बट हमारा ना कॉस्मेटिक वर्जन आ रहा है। तो आपने कोई कॉस्मेटिक स्टोर किया हुआ इंडिया में? ओके। अब मैं अपने पोर्टफोलियो में टीरा कभी दिखाता ही नहीं था, क्योंकि ये मेरे माइंड में बन चुका था, लॉस में करा था हमने यार ये प्रोजेक्ट यार। हमने, हमारे तो नुकसान हुआ था यार, इसको क्या दिखाना। मतलब सोचो, उसने मेरे से आपने कोई कॉस्मेटिक ब्रांड किया हुआ था? तो आपने बोल दिया, और वो भी अच्छा खासा ब्रांड है। मैंने अपने पिटारे से निकाल के रख दिया टीरा, ले भाई
और उसकी आलिशान फोटोज वगैरह देखी, प्लस कंप्लीशन सर्टिफिकेट सब कुछ जो देखा और बहुत बढ़िया, अच्छा आपने किया हुआ, बहुत बढ़िया किया हुआ। तो आपके उनके चेक पैरामीटर्स होते हैं, क्या हमारे से मिलता हुआ जुलता ब्रांड इन्होंने कर रखा है, उसकी हाई वैल्यू कर रखा है। अब गुची से ऊपर तो कोई ब्रांड नहीं होगा, और लुई विटॉन बड़ा अच्छा ब्रांड होगा, बड़ा अच्छा ब्रांड होगा। आपने कंसिडरेबली उस लेवल की फिनिश अचीव कर रखी है, नहीं कर रखी, वो मानते हैं, वो हर चीज देखते हैं। मतलब वहां पे क्या है ना, वो इंटरनेशनल ब्रांड कैसे काम करता है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर एक स्टोर यहाँ पे बन रहा है, दिस इज द लेआउट, मान लीजिए 40 फीट बाई 20 फीट, 800 स्क्वायर फीट का स्टोर है। आपने यहां से फर्नीचर लगाते शुरू गए, ये आपने बैकवॉल पूरी कर दी, इसके आगे फ्रंट काउंटर लगाया, एग्जांपल है ना, मैं आपको एक लेआउट बता रहा हूँ, बीच में कस्टमर चेयर है, ये सब, और ये पूरा लेआउट है। यहाँ सामने शो विंडोज बनी हुई है, यहाँ बिलिंग काउंटर है, शो में आप एंटर किए। तो जनरली क्या होता है, ब्रांड ऐसा है कि आपने यहां से एक तार लगानी शुरू करी और पूरी वायरिंग करते 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 लाइट्स की आप यहां तक गए, और यहां पे आके आपको इतना टुकड़ा छूट गया। तो जनरली हम इंडियंस क्या करते थे कि भाई यहां पे एक जॉइंट मारा, तार लगाई, क्या हो गया, लोग गया, नहीं भाई गुची ने वो पूरी तार निकालो, नया रोल आया मीटर बोर्ड्स का, फिर उसको दोबारा लगाया। मतलब देखिए आप समझो, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना स्तर में, ये जुगाड़ के काम नहीं चलते हैं। अगर आपको जिंदगी में अच्छे ब्रांड्स को केटर करना है, अच्छे क्लाइंट्स को केटर करना है, आपको पहले खुद बेहतर होना पड़ेगा, आपको पहले खुद पे काम करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं हम गुची के साथ काम भी कर लें और हमें खुद को इंप्रूवमेंट ना करनी पड़े। राइट। तो ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, दिस इज, इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो सेशन है वो पेपर पेन लेके बैठने वाला है, क्योंकि लाइव एक्सपीरियंस एक व्यापारी निचोड़ दिया, मतलब बिल्कुल खत्म, इंटीरियर इंडस्ट्री एकदम ही सब कुछ बता दिया इसने। तो आप सोचो कि देखो कि कितनी बड़ी सीख है हमारे लिए भी, हम करते हुए आ रहे थे, नॉर्मल चीज थी यार, ब्रांड लगाते कोई दिक्कत नहीं, बट दे डोंट एक्सेप्ट इट बॉस। आपको सिखाता है हर ब्रांड, हमें हर ब्रांड ने बहुत कुछ सिखाया कि कैसे चीजों को लेना है, क्या करना है। अब यही चीज मैं अगर डे 1 पे सोच लेता तो मैं यहां तक पहुंच नहीं सकते थे शायद आप। तो धीरे धीरे शुरुआत। तो बेसिकली देखिए, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी की हेडलाइट चालू होती है, वो आपको 100-200 मीटर तक दिखाती है, फिर धीरे धीरे आप जैसे 200 मीटर आगे जाते हैं, वो हेडलाइट अगला 200 मीटर दिखाती है, फिर वो आगे 200 मीटर दिखाती है। तो आपको बस कोशिश करनी है अपनी हेडलाइट बढ़ाते रहो, 200 से 300 मीटर कर दो। पर अगर आप ये सोचो कि पहले दिन ही मुझे पता चल जाए मैं 20 की उम्र में स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं 60 पे काम पहुंचूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। वो किसी को नहीं पता, बट विकास जी, क्योंकि अब आपने गाड़ी इतनी चला ली है तो अब आपको क्या लगता है कि अगर आज आपको कुछ चीजें पुरानी 5 साल पहले जो आपने 5 साल की जर्नी में करेक्ट करनी होती, तो क्या वो 3 चीजें थी जो आप करेक्ट करते जो ये गलतियां ना करें? तो सबसे पहले तो मैं एक फाइनेंशियल मॉडल डे 1 पे रखता। बहुत बढ़िया, दैट मींस ये तो मेरे काम की भी बात हो गई भाई। ये आप समझ लो कि आप जैसा भीष्म पितामह डे 1 पे कंपनी में होना चाहिए, नंबर 1। मतलब आप कुछ ढूंढो ना ढूंढो, फाइनेंस पे कंट्रोल डे 1 पे रखो। देखिए, कोई भी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, किसी को जिसको नंबर्स, अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, रिपोर्ट समझ आती हो, बनानी आती हो, वो बंदा आपके पास पहले दिन से होना चाहिए। वो कॉस्ट नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। यस, नंबर 1। नंबर 2, एक सेल्स फनल होनी चाहिए। वेरी गुड। ये सेल्स फनल बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू में हमें लगता है क्योंकि मैं ही काम करता था, मैं ही लाता, मेरे फेस पे काम आ रहा है, फिर वो काम, फिर हम एग्जीक्यूशन में घुस गए, फिर हम सभी चीजें हम सोचते हैं कि हम ही कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, ये सबसे गलत अप्रोच है। फाउंडर को अपने आप को फ्री रखना है। वो जितना फ्री रह पाएगा वो उतना, एक चीज मैंने सीखी थी, स्ट्रेटेजी ये होती है, डू, डिले, डिप्यूट एंड डंप। ओके। तो ये क्या स्ट्रेटेजी कहती है कि सबसे पहले आपको काम को खुद करना है, डू योरसेल्फ, ताकि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाओ, ताकि आप एसएमई बन जाओ, आप उस चीज में जानो। तो अब आप डू कर रहे हो, अब आप एक काम करोगे, दूसरा करोगे, तो ये सब काम करते करते ना कुछ काम आपके डिले होने लग जाएंगे, क्योंकि फिर आप एक आदमी हो ना, कितना काम कर लोगे। तो आपने डू इट योरसेल्फ, बट व्हेन यू फील दैट देयर इज अ डिले नाउ, दैट मींस कि काम बढ़ रहा है, आपको अपने रोबोट्स खड़े करने, देन डू, डिले, डिप्यूट, यहां पे डेप्यूटेशन पे डालो। और अगर डिप्यूट करने के बाद भी वो आदमी नहीं ढंग से काम कर रहा, देन डंप कैटेगरी भी बनानी पड़ेगी, मतलब उसको बाहर कर दो। आपको हार्ड कॉल लेनी पड़ेगी। एक लीडर हमेशा अच्छे कॉल्स लेके नहीं आगे बढ़ सकता। आपको एक कॉल, ये हार्ड कॉल लेनी पड़ेगी। तो डू, डिले, डिप्यूट एंड डंप, इस स्ट्रेटेजी पे काम किया। और जब सेल्स फनल बात शुरू में नहीं समझ में आई, फिर बाद में इसके ऊपर काम किया। और तीसरी चीज वही है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये हमेशा 24/7 धंधे में रहेगी। आपको ऑब्जर्वर बनकर रहना ही रहना है। आप इन 3 चीजों पे काम कर रहे हो, धंधा आपका 90% कवर्ड है। वाह, ग्रेट विकास भाई, बाप रे, बहुत ज्यादा हमने आज टाइम ले लिया। मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई, बट मैं एज अ स्टूडेंट आपसे काफी कुछ सीख रहा था यहाँ पे जी। और
मैं अब ये बताना चाहूंगा आप सब लोगों को कि एक व्यापारी जो है उसको मल्टीपल हैट्स पहननी पड़ती हैं। डिफिकल्ट काम होता है पर रिवॉर्डिंग बहुत होता है। इसको हम कहते हैं कि जब आप व्यापारी बनते हैं तो आपके पास डिसप्रपोर्शनेट गेन्स हो सकते हैं। यानी कि जब आप एम्प्लॉय होते हैं, आपकी तनख्वाह 25,000 है, अगले साल वो 30 हो जाएगी, फिर 35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी। पर एक व्यापारी पहले 3 साल हो सकता है जीरो कमा रहा हो, पर वो चौथे साल हो सकता है एकदम ही 10-20 करोड़ पे पहुंच जाए। राइट। तो वो डिसप्रपोर्शनेट गेन जो है वो आने में टाइम लगता है। आपको खुद को अपने आप को इंप्रूव करना पड़ता है और कोई भी आके आपको बचाने नहीं वाला, आप खुद ही अपनी रक्षा करोगे और डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आप जर्नी में सीखोगे। इसलिए पहला कदम लो। तो आज की वीडियो से आपको पहला कदम लेना है। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालिए कि आपको क्या 5 टॉप लर्निंग्स मिली आज की वीडियो से, विकास जी के पूरे इस नैरेटिव से, कि उन्होंने जो जो बिजनेस के बारे में बताया, बिजनेस के न्यूआंसेस बताए, तो आप क्या 5 चीजें सीख के जा रहे हो। सेकंड, आप ये जरूर बताना कि इन 5 चीजों को आप किस तरीके से अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तीसरी चीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाना, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे मैं और विकास जी जैसे लोगों को लेके आऊंगा। देखिए, पॉडकास्ट हम करते हैं, वहां बहुत बड़े गेस्ट्स भी होते हैं, पर ये रियल इंडिया है, ये रियल भारत है। इन्होंने आज 200 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, बहुत सारे पार्टनर्स को जोड़ा है, इन्वेस्टर्स को साथ में जोड़ा है, एक आईपीओ लेके आने वाले हैं। तो ये रियल भारत है, मैं इनको प्रमोट करना चाहता हूं। तो ऐसे और लोगों को मैं प्रमोट कर सकूं तो आप मुझे रीच आउट भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल नीचे दिया हुआ है, आप रीच आउट कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी भी ऐसी अच्छी हुई तो मैं आपके साथ जरूर एक वीडियो करूंगा। और अगली चीज, ये वीडियो एटलीस्ट 3 दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको आप चाहते हो कि वो लाइफ में आगे बढ़े, या इस टाइम पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कोई मेरे को तरीका मिल जाए कि मैं आगे बढ़ूं और मेरे को किसी की स्टोरी मिल जाए, क्योंकि इस स्टोरी से पता नहीं किसको इंपैक्ट मिल सकता है। और किसको आप देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। अगले शो तक जय हिंद, जय भारत।